अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। और जिस तरीके से अब शहर कायद में सर्द हवाएं चल रही हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो डेफिनेटली मौसम भी चेंज हुआ होगा और आपके अंदाज जो हैं वो भी कुछ बदल गए होंगे। और बदले बदले से अंदाज में, बदले बदले से खाने और बदले बदले से सीज़न में काफ़ी सारी शादियाँ। जी हाँ, तो दिसंबर, जनवरी और फेब, बल्कि लोग नवंबर से ही जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं शादियाँ लाइन अप करना। और ये एक ऐसा सीज़न है कि आप चाहे किसी की भी फैमिली देख लें, वहाँ जहाँ पर जितनी शादियाँ होती हैं तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और पाकिस्तान में अब जो शादी सीज़न है वो दिसंबर, जनवरी और फेब तक ही महदूद है। बहुत सारे लोग इन्हीं मंथ्स में शादियाँ करते हैं, बाकी फिर वो जो जून जुलाई की छुट्टियाँ होती हैं या दीगर ओकेजनल वेडिंग्स जो है वो रखे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ शादियाँ ख़ानदान को जोड़ने का एक तरीका होता है कि जी शादी आपने रखी है और इस सीज़न में रखी है ताकि लोड शेडिंग भी नहीं होगी, दीगर इश्यूज़ भी नहीं होंगे और बहुत सारे लोग जो है वो एक घर में आराम से रह सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये शादियां जो हैं रूठों को मनाने का भी एक तरीका होता है कि भाई कोई अगर नाराज़ है तो आप उसको मना भी लेते हैं। लेकिन इन तमाम तर शादियों में जहाँ बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं, वहीं मेहंदी माइयों की अगर हम बात करें तो ये जो मेहंदी माइयों होता है ना, जहाँ पर ये दिलों को जोड़ भी रहा होता है और बड़े फैसिनेटिंग से जो है वो मनाजिर भी हमें देखने को मिल रहे होते हैं, बड़ा एम्बियंस होता है, सारा कुछ होता है, वहीं पर जी अंदर से लड़का यानी दूल्हा या फिर दुल्हन तो फिर भी खुश होती है, लेकिन दूल्हा जो है वो अंदर से स्ट्रेस में होता है क्योंकि सबके घरों के जो अंदरूनी मसले होते हैं वो ज़रा आज हम डिस्कस करने लगे हैं। जी हाँ, इसमें सबसे फोकस्ड मसला जो है वो ये है कि दुल्हन वाले बहुत सारा खर्चा करते हैं और दुल्हन की बहनें बड़ी खुश होती हैं और बड़े जो है ना वो प्यार से इंतज़ामात किए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अंदर ही अंदर जो है ना वो एक चपकलिश सी चल रही होती है कि जी उन्होंने तो कहा है कि हमारे यहाँ पहनौनी आएगी। अब अगर दूल्हा के बहुत सारे भाई हैं और दूल्हा की बहुत सारी बहनें हैं और कई घरों में तो ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे ताया की भी पहनौनी आएगी और हमारे ताई की भी पहनौनी आएगी, तो हमारे चाचा को भी जोड़ा देना है, तो फिर हमारी जो है खाला उनको भी जोड़ा देना है। इस सारी सूरत हाल में दुल्हन वाले क्या करें? जी हाँ, दुल्हन की जो बहनें होती हैं ना वो तो इस बात में बात करती हैं कि ठीक है जी उनकी बड़ी भाभी को आपने जोड़ा दे देना है, ठीक है जी आपने उनकी नंद को भी जोड़ा दे देना है, लेकिन अब हम खाला मामू चाचा फुप्पी को जोड़ा नहीं देंगे। लेकिन जिन ख़ानदानों में ना ये रिवायत होती है वहाँ पर फिर ये होता है कि जी अगर जेठ का जोड़ा आ रहा है तो फिर आपके ताए अब्बू नाराज़ हो जाते हैं कि जी मैं भी तो इस घर का बड़ा हूँ, मेरा जोड़ा क्यों नहीं आया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो डिप्रेशन हो रहा होता है वो लड़की वालों को हो रहा होता है कि भाई इतना सारा तैयारी करने के बाद अब जब माइयों में हम जाएंगे और माइयों के लिए हम बहुत सारी चीज़ें लेकर जाएंगे, रस्म हिना के लिए मेहंदी है, दीगर लवाजमात हैं, फिर ढोलकी की तैयारी है और बहुत सारी चीज़ें, उसमें फिर हमने पहनावनी भी लेकर जानी है। तो ये पहनावनी क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और लड़के वाले जो है ये पहनावनी का जो तकाजा है वो दुल्हन वालों से करते हैं या फिर ये एक बड़ी खुशी की रिवायत है, या लड़की वाले जो हैं खुशी खुशी जो है ये पहनावनी देते हैं। इसके ऊपर भी आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में ये ट्रेडिशन भी होता है कि अगर लड़के वाले पहनावनी मांग रहे हैं तो लड़की वाले ये कहते हैं कि जी ठीक है, जब आप रस्म हिना के वक्त बैठेंगे तो हमारे यहाँ भी लड़की के जो है वो भारी भरकम लिफाफे होते हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है कि शादी के फंक्शंस तो चल रहे होते हैं, लेकिन ये जो अंदर की बातें और अंदर अंदर जो गॉसिप होती है ना, जो मज़ेदार गॉसिप होती है जिसमें थोड़े से झगड़े भी सामने आते हैं और थोड़ी सी अनाएँ भी सामने आती हैं और उसके बाद ये छोटा सा झगड़ा बढ़ते 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 शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो चाचियाँ या जो कज़न्स आपकी माइयों में भंगड़े डाल रहे होते हैं ना, वलीमे में ज़रा उनका मूड ख़राब हो जाता है, वो ज़रा आपको उखड़े उखड़े नज़र आते हैं। हमारी तस्वीरें कम बनी थी, ये भी एक बड़े इशूज़ हैं कि जी हमें तो ज़्यादा लाइमलाइट में रखा ही नहीं, हमने इतनी डांडिया की, हम माइयों में रहे, लेकिन हमारी तस्वीरें कम थी, हमें इम्पोर्टेंस कम दी गई। तो इस हवाले से जो है आज शो में बात होगी और बड़े मज़ेदार किस्म के जो टॉपिक्स हैं वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। दूसरी बात ये, एक सबसे बड़ा मसला, ख़वातीन जो हैं वो पूरा हफ्ते अपने हस्बैंड्स की या भाइयों की छुट्टी का वेट करती हैं कि जब पूरा हफ्ता गुजर जाएगा उसके बाद जब उनकी छुट्टी आएगी तो फिर सारी ख़वातीन जो हैं वो काम निकाल कर बैठ जाती हैं कि जी बिजली का बिल भरवाना है, पानी नहीं आ रहा नलके में, या फिर गैस नहीं आ रही, या फिर हमें खाला के कौन लेकर जाएगा। भाई हम इतना किराया, रक्शे का किराया लगा के क्यों जाएंगे? भाई हमारे जब भाई आएंगे या हमारे हस्बैंड आएंगे तो फिर हम उन्हीं के साथ जाएंगे। जिसके पास बाइक है वो इंतज़ार करता है जी इस हफ्ते में हमने सारे काम जो हैं वो लाइन अप करने हैं।
तो फिर मर्दों की छुट्टी का दिन कौन सा है और मर्द हजरात इस पर क्या सोचते हैं? और आई एम श्योर कि जितने भी ये मर्द हजरात इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, ज़रूर आप कॉल भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि छुट्टी के दिन आप क्या करते हैं, या वाकई आपके घर वाले आपको सोने देते हैं, आपके घर वालों की आपसे डिमांड क्या होती है। तो आपने बताना है कि आपकी छुट्टी का दिन कौन सा होता है और कैसा होता है। और कहीं आपका ऐसा दिल तो नहीं चाहता कि छुट्टी नहीं करते और झूठ बोल देते घर में और बाहर दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। जनाब, बहुत सारी जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बड़े मज़े का हमारा जो है वो आज शो होने वाला है। और यकीनन जो ये शादी सीज़न है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये पिनौनी क्या होती है। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की, यानी क्रिकेट की। हम जिस तरीके से क्रिकेट को प्यार करते हैं, हम जिस तरह से क्रिकेट लविंग नेशन है, तो क्या बात है जी, आज बॉक्सिंग टेस्ट मैच है और बहुत सारे लोग इस बात पर हैरान हैं कि जी ये जो बॉक्सिंग टेस्ट मैच हो रहा है जिसका इनेकाद होता है 26 दिसंबर को, ये क्यों बॉक्सिंग कहा जाता है और क्या पाकिस्तान जो है वो भी इस कैटेगरी में आता है, फॉल करता है या नहीं करता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारे सवाल। तो सबसे पहले तो आपको बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के हवाले से बताते हैं कि इसकी एक पीछे कहानी क्या है, ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। सो इट्स ऑल अबाउट मैचेस। और इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जब वहाँ पर उनकी क्रिसमस होती है तो उसके अगले दिन वो ये 26 दिसंबर को मैच रखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये कई अरसे से, ऑलमोस्ट 1950 से ये चलता आ रहा है। और उनका कॉन्सेप्ट ये होता था कि वो जब क्रिसमस आती थी और 26 दिसंबर को, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि ईद बकरा ईद आप लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, चीज़ें देते हैं, तो 26 दिसंबर को वो लोगों को बॉक्स के अंदर जो खाना वगैरह है वो देते थे। उसके बाद जब उन्होंने ये रिवायत डाली और ये खाना वगैरह देना शुरू किया, तो इसको मज़ीद एक्साइटिंग बनाने के लिए, इसको मज़ीद जो है वो लोगों के लिए फ़ैसिनेटिंग बनाने के लिए उन्होंने ये मैचेस भी रखना शुरू किए। और 26 दिसंबर से वहाँ पर जब मैचेस होते हैं तो उसको भी बॉक्सिंग टेस्ट मैच कहा जाता है, इसलिए इसके साथ बॉक्सिंग लगता है। अब पाकिस्तान का मैच जो है आज जनूबी अफ्रीका से है और ज़ाहिर सी बात है क्या वो इस कैटेगरी में, क्योंकि जनूबी अफ्रीका में भी ये दिन बहुत फेमस हो रहा है और जनूबी अफ्रीका में भी जो है वहाँ पर न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड हो, छुट्टियाँ होती हैं। तो इसलिए इस सारी सिचुएशन में अब लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी अब 26 दिसंबर से ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का जो है वो आगाज़ कर रहा है। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की जो है हिस्ट्री तो ये हो गई, बट बेस्ट विशेस, हमारी टीम जो है वो मैच का आगाज़ करी है और जिस तरह से पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उसके ऊपर अब जो हमारे साबिक क्रिकेटर हैं यूनुस खान, उन्होंने भी बड़ा वोकल होकर बात की है। मीडिया से यूनुस खान ने गुफ्तगू की है और उन्होंने यही कहा कि मैं तो जो ये पाक भारत मैचेस होते हैं इसका बड़ा मैं चाहता हूँ कि रेगुलरली हों, और जब हम बड़ी टीम से खेलते हैं तो ही डेफिनेटली हम बड़े प्लेयर बनते हैं। इसके अलावा उन्होंने फ़खर ज़मान और साइम अयूब की बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने कहा ये दोनों जो प्लेयर्स हैं, यानी फ़खर ज़मान और साइम अयूब, अगर ये दोनों एक मैच में खेल रहे हों तो हम 400 तक रन्स कर सकते हैं और जो हमारी टीम का जो मोराल है वो भी हाई होता है। इसके अलावा जो पीसीबी के इक़दामात हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। अच्छा जनाब, तो डेफिनेटली पीसीबी की तारीफ़ तो बनती है, जिस तरीके से सारे सिचुएशन को हैंडल किया गया है, इट्स अमेजिंग, अनबिलीवेबल। सब लोग इस तरह से बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी जो हमारी आवाम है उसकी उम्मीदें बढ़ाई, दुआएं रंग ले आईं और अब ये जो न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया गया है, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स क्या कभी कभी अपने जूनियर से नाराज़ हो जाते हैं? बड़े जो प्लेयर्स होते हैं क्या उनको सूट करता है कि वो जो है जूनियर्स के साथ में उनको इरिटेट भी करें? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कोहली, विराट कोहली। यस, विराट कोहली ने मैच में जो एक प्लेयर हैं उनके ऊपर जुमले कसे और उनके ऊपर काफ़ी बातें की। ये 19 साला प्लेयर हैं और इन प्लेयर की खुसूसियत ये है कि इन्होंने बुमराह को जो है वो बहुत ज़्यादा जारहाना उनके साथ में इनिंग्स खेली और कॉन्टेसा, और इसके अलावा इन्होंने 52 रन्स जो है वो स्कोर किए, जिस पर विराट कोहली ने उनको, जैसे लोग इरिटेट करते हैं उनका ध्यान शेक करने के लिए, तो उनको इरिटेट किया, जिस पर उनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया। और उसके बाद उस्मान ख्वाजा बीच में आए, उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की कि जी मामला सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन कोहली ना माने, कोहली बिल्कुल ना माने। और जिसके बाद कोहली के ऊपर हो रही हैं बहुत सारी तनकीदें और लोग कह रहे हैं कि कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ये तो अब विराट कोहली ही जो है वो ज़रूर जवाब देंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं बाबर आजम की।
बाबर आजम जो हैं वो आईसीसी रैंकिंग में वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए हैं, दैट्स रियली गुड। और दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है, जिसके हवाले से अब इंडिया में बड़ी बातें हो रही हैं कि बाबर आजम वर्ल्ड कप के बाद से उतने इम्पैक्टफुल जो हैं, उतने इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर आजम नंबर 1 हैं और उनके हवाले से उनके जो स्टैट्स हैं वो भी निकाले जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से भी बात हो रही है। बट वट एवर यू कैन से, हमारे प्लेयर्स वाकई इतने टैलेंटेड हैं, हमारे प्लेयर्स जो हैं वाकई इतने इम्पैक्टफुल हैं कि वो स्टिल बाबर आजम जो हैं वो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 है। तो ये थी सारी शो की बातें। अच्छा जनाब, एक रेस भी हुई है जिसमें एक सरताज जो है उसने ये रेस जीत ली है। अब ये सरताज कौन है, जब वापस आएंगे तो हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन शो में यह वक्त हुआ है ब्रेक का और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। और छुट्टी का दिन मर्दों का कौन सा होता है और पहनावनी के ऊपर आप क्या सोचते हैं, इस पर आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ भाई हमारे साथ हैं, महराज भाई हमारे साथ हैं, इनसे करेंगे बातें, लेकिन उससे पहले मौसम का हाल जान लेते हैं। हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट है अक्सा, उनसे जानते हैं कि अक्सा कहाँ पर मौजूद हैं और आज मौसम के हवाले से वो हमें क्या बता रही हैं। अक्सा, गुड मॉर्निंग, ये बताएं मौसम कैसा है, कहाँ मौजूद हैं आप? गुड मॉर्निंग सबा, इस वक्त हम मौजूद हैं हिल पार्क में और मौसम तो बहुत ही हसीन है। शहर कायद में सर्दी के डेरे हैं। मौसम यहाँ पे मज़ीद सर्द और खुश्क हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद शहर कायद के बासी आउटिंग का कोई बहाना जाने नहीं देते। हम यहाँ पे देख रहे हैं हिल पार्क में अभी भी ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग बड़ी तादाद में आए हुए हैं जो मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग जो है सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए धूप में बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बाकायदा लाइव नाश्ते का एहतमाम किया गया था। यहाँ पर लाइव नाश्ता चल रहा था जो कि बड़ी तादाद में जो ओल्ड एज बुजुर्ग हैं वो आए हुए थे, वो नाश्ता कर रहे थे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। शहर कायद के बासी ऐसे ही हैं, चाहे छुट्टी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मौसम जैसा भी हो, हम लोग आउटिंग का कोई बहाना जाने नहीं देते। अगर मैं बात करूँ मौसम की तो इस वक्त जो मौजूदा दर्जे हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन सुबह के औकात में पारा सिंगल डिजिट तक पहुंच गया था। ठीक है जी, अक्सा हमें अपडेट कर रही है मौसम के हवाले से। और वाकई शहर सबा, अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पर आके एंजॉय कर सकती हैं। बिल्कुल अक्सा, जब तक मेरा शो खत्म होगा ना तो शायद मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन छुट्टी वाले दिन मैं सोचूंगी कि सुबह जो है ना वो आऊं और जरूर जाकर एंजॉय करूं। हमारे लोग जो है वो तफरी का कोई बहाना जो है वो जाने नहीं देते। चले जी, बहुत शुक्रिया अक्सा अपडेट करने के लिए। तो अच्छा जनाब, मौसम की बात हो गई, शहर कायद में बड़े सर्द हवाएं चल रही हैं। वहीं पर इस सर्द हवाओं में जो है ना वो कई रेस भी हो रही हैं और इसके अलावा बड़ी पॉजिटिव खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब ब्रेक पर मैं जा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई सरताज ने जो है वो रेस जीत ली है। तो ये सरताज जो है ये सिंध हुकूमत की जानिब से, महकमा खेल की जानिब से एक गधों की जो है वो रेस कराई गई थी, जिसमें ये लियाकताबाद के हैं जहां से इन्होंने ये रेस जीत ली है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं। अशरफ भाई, इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि इस तरह के जो जब एक्टिविटी करते हैं तो उससे ये भी पता चलता है कि हम कितने पॉजिटिव हैं या कितने हम लाइवली हैं, कि हम लोग इन मामलात में भी आगे हैं, कि हम लोग स्पोर्ट्स में भी इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जी, अगर देखा जाए कल एक जो 25 दिसंबर था तो उसमें हर साल एक ये रेस लगता है, महकमा खेल जो है सिंध का, तो वहाँ पे जो गधा गाड़ी रेस है, पीछे डंकी कार्ड लगा हुआ होता है, वो उसके ऊपर रेस होती है। और ये मतलब कमिश्नर कराची जो है मेन आप PIDC उसके जो क्रॉस करते हुए जाते हैं, तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त सीन हुआ था। जो हमारी रिपोर्ट टीम थी तो मैंने उनसे पूछा तो हम लोग वो सुन रहे थे, हमने कहा कोई थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई थी कि गधा गाड़ी जो स्ट्रेट जाना था तो एक जो कमिश्नर ऑफिस वाला जो सीधा नहीं है जो आई चंडीगढ़ रोड से, वो सीधा वहाँ से कमिश्नर ऑफिस वो सबसे पहले पहुँच गया। और इधर वाले निकले वो PIDC से होते हुए उधर से जाना था, तो वो थोड़ा सा उसको लंबा पड़ गया। फिर वो जब वो वहाँ पहुँचा कह रहे भाई दोबारा रेस होगी तो उसने कहा मैं तो जीत गया हूँ, तो दोबारा से हुई। और ये है कि एक उसके इंट्रैक्शन ये है कि अगर आप जाएँ क्लिफ्टन की तरफ या वो संडे के दिन, तो ये डंकी कार्ड के साथ ये लोग जो है उस पर रेस लगा रहे होते हैं खुद से ना। तो एक ये एक अच्छा है, उनको एक एक्टिविटी भी दी है, साल का 1 लाख रुपए जीतने का इनाम भी दिया है महकमा जो खेल है सिंध की जानिब से।
और ऐसी एक्टिविटी से अगर देखें तो उनके ऊपर भी मोरल होता है कि वो लोग जो इतना खर्चा कर रहे होते, अगर आप देखें ना हाँ। तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ होता है, वो फ्रिक्शन फ्री होता है। अगर आप वो भगा रहे होते हैं ना, मोटरसाइकिल पे भी लड़के साथ जा रहे हैं तो आप देखें अच्छी खासी स्पीड होती है। बल्कि अब तो उन्होंने ये भी कहा उन्होंने कि जो ये बैलगाड़ी वाले हैं, सॉरी गधा गाड़ी वाले हैं, इनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन अब बाकायदा तौर पर होगी और फिर आगे जो है ताकि चीज़ें और अच्छे तरीके से हों। लेकिन बहरहाल ये महकमा खेल जो है उनकी जानिब से ये एक्टिविटी करवाई गई है। महराज भाई, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? लियाकताबाद का ये था गधा जिसने जो ये रेस जीती है, तो जी देखिए इसमें ये वाकई 25 दिसंबर को हर साल ये रेस होती है। अच्छा, इसके साथ साथ चलिए जो सरकारी सतह पर एक टूर्नामेंट टाइप का होता है ना, कि रेस कर रहे उसके बाद इनाम भी मिला। आपने क्या नाम बताया? सरताज जी, सरताज, तो उसको इनाम भी मिला। अच्छा, ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और बड़ी तफरी वाली एक्टिविटी है। अगर आप कभी शारा फैसल से या जिस रूट पर ये चल रहा होता है ना, तो अगर आप जाएं तो फिर आप देखने पर मजबूर होते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। इतना तो शोर मचाया हुआ होता है, मोटरसाइकिल वाले पीछे होते हैं, गाड़ियां होती हैं पीछे, और फिर वो जो उनकी खास आवाज़ें होती हैं जो गधा गाड़ी चला रहे होते हैं भगाने वाली, छन 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 छन, वो एक बड़ा माहौल बना हुआ होता है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये रूटीन में हर इतवार को भी इस तरह की रेसेस होती हैं, प्राइवेटली होती हैं वो, और ये ख़ास तौर पे होती है माड़ीपुर रोड, गुलबाई, शेरशाह और हब रिवर रोड तक। तो इनकी रूटीन भी है ये, और बाकायदा भाई इसकी रेस लगाते हैं, और इस रेस पर शर्तें भी वगैरह भी लगती हैं और इनामात भी दिए जाते हैं। सही, बिल्कुल। ये हम देख भी सकते हैं महराज भाई कि ये देखिए कि किस तरीके से रेडी कर रहे हैं। ओए होए होए, ये देखें, ये इसमें से सरताज कौन सा है, मुझे ये जानना है, ये कौन सा वाला सरताज है इसमें से, यही होगा मुमकिन तौर पे। वो हो भाई, गधा जो है वो रक्षे से ज्यादा तेज जा रहा है। तो आप पीछे जो खर्चा भी करते हैं ना, आप देखेंगे ये देखें ना, ये कितने ये जबरदस्त मनाजिर है जी। ये देखें, ये गधों की रेस हो रही है और इसमें जो है वो भाई रिक्शे वाले को भी गधे ने जो है वो पीछे छोड़ दिया है इसमें। यू नो, दिस इज समथिंग सो इंटरेस्टिंग। एक तो सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है और फिर अभी हमने दिखाया भी आपको कि कैसे जो है ये रेस होती है। अच्छा महराज भाई, आप कंटिन्यू करें, आप क्या बता रहे थे इस हवाले से मजीद? मैं आपको ये कह रहा था कि इसमें है ना, हर इतवार को छुट्टी वाले दिन भी जो है ना इस रेस का इनेकाद होता है। ये माड़ीपुर रोड से शुरू होता है, नेटी जेटी पुल से, और उसके बाद ये शेरशाह और फिर हब रिवर रोड पे जाके इसका एंड होता है सईदाबाद से आगे जाके। सही। तो उस वक्त भी हमने ये मनाज़र काफ़ी देखे, क्योंकि कई दफ़ा मेरा जाना होता है, क्योंकि इतवार के रोज़ मेरी वालदा की जो कब्र है वो हब रिवर रोड पे कब्रिस्तान में है। हाँ। तो जब मैं अपने बच्चों को लेकर निकलता हूँ तो अक्सर हमें ये रूटीन मिल जाती है, और हम बड़े मतलब देख रहे होते हैं कि कहाँ से शुरू होगी और हम इसको कहीं टच कर लें। जाहिर है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये मैंने भी जब सुना तो मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा ये कैसे ऑर्गेनाइज करते होंगे और ये कैसे फिर सड़कों पे भगाते होंगे उनको, और फिर वो जाहिर है क्योंकि हमारे यहाँ पे तो एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है ना। मैं लियारी में मैं गया हूँ, लियारी में तो इनका बाकायदा बहुत ठीक ठाक शौक है। तो वहाँ पर तो जैसे हमारे यहाँ गाड़ियों के शोरूम नहीं होते, इस तरह से उन्होंने बाड़े टाइप के बनाए हुए हैं, और वहाँ पर गधे जो हैं वहाँ के फरोख्त हो रहे होते हैं। और जो खास तौर पे जो रेस में हिस्सा लेने वाले, ये इनकी कीमत है तो 5-5, 6-6 लाख रुपए होती हैं। अच्छा, इतने महंगे होते हैं। और फिर इनकी खिलाई पिलाई, इनकी मालिश, और इतना खर्च करते हैं इन पर, इनको इतनी निगहदाश्त करते हैं इनकी। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने रेस में हिस्सा लेना होता है तो वो उसके हिसाब से उसे तैयार कर रहे होते हैं। और आप ये भी देखिएगा, इसमें जो आपको जो रेस में गधे नजर आ रहे हैं, इसमें और आम जो हम देखते हैं सड़कों पे जो लोडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें बड़ा फर्क है। अच्छा, मतलब ये इसको हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले, रेस में हिस्सा लेने वाले गधे, कोई नस्ल वगैरह का मामला भी है। सही। अच्छा अशरफ भाई, आप क्या बता रहे थे इसी हवाले से? इसका जैसे कि हमने बताया ना कि तो एक्टिविटी साल के तो ये एक स्पोर्ट्स डे के तौर पे रखते हैं, लेकिन जैसे अमूमन तो जैसे महराज भाई ने बताया हर संडे को ये हो रही होती है, लेकिन ये प्राइवेट हो रही होती है। तो एक हम लोग यहाँ से एक वो दरख्वास्त करते हैं, ये लोग भी जब हम लोग करते हैं रिपोर्टिंग, जब पहले भी की है, तो उसमें यही बोल रहे होते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इसमें पैसे खर्चे होते हैं, वो क्योंकि वो जानवर को खर्चा करना, फिर जो पीछे आपने कार्ड देखा वो जो जिसके ऊपर बैठ के पीछे जा रहा है, तो वो भी अच्छा खासा है, क्योंकि लाइट वेट बनाना होता है ताकि गधे पे लोड ज़्यादा ना और तेज़ भागे वो। तो वो कहते हैं कि हमारे पैसे भी नहीं होते उसको रिपेयर करने के, वो करने के, तो उसके लिए उन्होंने बहुत दफ़ा अपील भी की है कि गवर्नमेंट कोई उसके लिए एक सपोर्ट फंड दे, ताकि हम लोग इसको, ये जो एक खेल का है तो उसके पूरा एक मतलब कि जैसे कि हम पूरे पाकिस्तान में ऐसा करें, क्योंकि तो यहाँ पे ये है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि यहाँ जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होते हैं। सही है जी। चलें जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का,
और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी हम शादी सीज़न के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि शादी हॉल पे जो टैक्सेस हैं अब वो भी लग गए। यानी अगर आपने शादी करनी है तो आप हॉल वाले को भी टैक्स देंगे। इस पर वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, एक तो सर्द हवाएं चल रही हैं और फिर उसके अलावा ख़र्चे जो हैं वो महंगे महंगे हो रहे हैं। और बात कर रही हूँ मैं शादी सीज़न की। शादी सीज़न में जहाँ पर सोना महंगा, कपड़े महंगे, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, वहीं पर एक तो पहले ही जो बैंक्वेट्स हैं, जो शादी लॉन्स हैं, वो इतने महंगे हैं। उसके बाद अब 10% टैक्स लगा दिया गया है। मतलब ये हैरत की बात है। ये 10% टैक्स जो है ये शादी हॉल वालों को, बैंक्वेट वालों को देना चाहिए ना। ये आवाम से क्यों ले रहे हैं 10%? वो तो पहले ही इतने खर्चों में मुब्तला हैं, पहले इतने महंगे शादी हॉल्स हैं। देखिए, बजट में इकदाम उठाए गए थे कि हर वो सेक्टर जो आमदनी करता है उसको टैक्स नेट में लाया जाए, तो उस पर अमल दरामद नहीं हो। बजट आए हुए भी अगर हम देखें, हम दिसंबर में और 6 महीने से ऊपर हो गए और ये बजट का इकदाम हुए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते हैं। सही। ये किसकी बात कर रहा हूँ? शादी हॉल, बैंक्वेट या वो मतलब गार्डन जो होते हैं। अब इसके बाद इन्होंने वो 6 महीने तक उनकी FBR से उन्हें मज़ाकरात होते रहे। उसके बाद लास्ट मंथ जो हमने खबर दी थी तो उसमें उन्होंने कहा कि अब फिक्स कर देते हैं। अब पहले फाइलर था, नॉन फाइलर था, अब कह रहे हैं फिक्स कर देते हैं 10%, और वो लेंगे एंड कंज्यूमर से। यानी कि अगर मैंने शादी के लिए हॉल बुक करा है तो मैं उस पर 10% दूंगा। अगर वो 1 लाख रुपए का शादी का हॉल हुआ है, 10% नहीं 10,000 रुपये मैं विद होल्डिंग टैक्स उसको पे करूँगा। अब हैरान कुन बात यह है कि हमने भी FBR से पूछा ये सारा, क्योंकि देखे ना कि अगर वो शादी का हॉल हुआ है, बुक हुआ है, तो उसने प्रीमिसेस अपनी किराए पे दी है। अब प्रॉफिट किसको हो रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं कि इनका शादी का हॉल है, इन्होंने मुझे किराए पे दिया है और 1 लाख रुपए इनको मैंने दिया ना, तो किसको पैसा मिला? शादी हॉल वाले को। मेरे ऊपर क्यों बोझ डाला जा रहा है? अब वो 1 लाख का जो खर्चा था 1,10,000। अब जो भी इनकी जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा फाइलर और नॉन फाइलर। हमने कहा अच्छा ज़बरदस्त। अब वो कह रहे हैं कि अगर फाइलर होगा, जैसे मैं फाइलर हूँ अपनी SLD का जो मैं रिटर्न भरता हूँ हर साल, तो मैं उसको फाइलिंग में दिखाऊंगा वो मेरा गोशवारे में, तो वो मैं रिटर्न में वो वापस मिल जाएगा 10,000 रुपये। अब मसला ये है कि जो सिस्टम है ये वन लिंक नहीं है, क्योंकि मैं एडवाइजरी बोर्ड और इन सब का देख रहा होता हूँ। आपने ईजी एक्सेस करने के लिए आपने जो शादी हॉल्स देखे, हम पूरे पाकिस्तान को छोड़कर हम कराची की बात करते हैं, आप सैकड़ों की तादाद में। हर इलाके में 7 ज़िले आप जहाँ पे भी हर जगह आपको बैंक्वेट। पहले ही होता था शादी हॉल नॉर्मल होते थे ना, अब हर किसी को माशाल्लाह क्योंकि अमीर लोग हो गए, AC वाले बैंक्वेट चाहिए। अब AC वाले जब लगते हैं तो उस पर उसकी कॉस्ट होती है। जो पहले शादी का हॉल 1 लाख रुपए का होता था, अब 3 लाख रुपए का हो रहा है, क्योंकि AC चलते हैं, बिजली की कॉस्ट बढ़ गई, उसके ऊपर ये टैक्स। अगर 3 लाख का शादी का हॉल नॉर्मल बता रहा हूँ 400 लोगों का आप जाके बुक कराएंगे तो 2.5 से 3 लाख रुपए का होगा। 10% है 30,000 रुपए का टैक्स देना होगा। सही। मेराज भाई, मतलब पहले ही आवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। अब जिसकी बेटी की शादी है वो दीगर इंतजामात भी कर रहे होते हैं, उनको दीगर चीज़ें भी करनी होती है, फिर शादी हॉल, माइयों का भी, मेहंदी का भी ज़ाहिर करना होता है, बारात स्पेशली, उस पर भी 10% टैक्स। मतलब ये आवाम के ऊपर ही क्यों 10% टैक्स डाला जा रहा है? जो इतने सारे पैसे ये शादी हॉल मालकान लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, उसमें से वो 10% वो पे करें ना। भाई मैं तो ये समझता हूँ ये तो आवाम की खुशियों पर टैक्स है। अच्छा, ठीक है ना, हमें कितना टैक्स लेंगे आवाम की खुशी? सोना खरीद रहे वो महंगा, कपड़े खरीद रहे वो महंगा, शूज ले रहे वो महंगा, ज्वेलरी ले रहे वो महंगा, अब शादी हॉल पे भी टैक्स लगा दिया। देखिए, हमें अपनी खुशियों का खराज अदा करना पड़ रहा है शहर में। सही। अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए हमारे यहाँ जो ये शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स है ना, इनके कुछ चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। एक चीज़ मैंने बहुत इसमें नोट की है, जिसकी जो मर्जी आती है वो उतने पैसे लेता है। इसी शहर में मैं आपको दिखाऊं जिसमें 15 लाख रुपए का भी बैंक्वेट है, और जैसा कि अशरफ भाई ने बताया, मतलब नॉर्मल जो AC वाला बैंक्वेट है वो 2.5 से 3 लाख रुपए से कम में नहीं मिलता। अच्छा। ठीक है ना। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि चले जी 10% टैक्स की जो मामलात हैं वो हैं तो जालिमाना, क्योंकि वो शहरियों से लिए जाएंगे। सही। क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल हाथ उठा दी शादी हाल मालिकान ने कि जी हम क्यों दें, ये तो शहरी देंगे। लेकिन इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये पता चलेगा कि जी आपने बैंक्वेट अगर दिया रेंट पर 1 दिन के लिए, 4 घंटे के लिए, तो कितने का दिया। सही। ठीक है, क्योंकि जब उस पर टैक्स बनेगा तो उससे वो रकम वाजे हो जाएगी जो उन्होंने बुकिंग में ली थी। जिस पर सबसे बड़ी टैक्स की चोरी इस वक्त शादी हॉल मालिकान और बैंक्वेट वाले कर रहे हैं,
वो ये है कि वो जो हमें 3 लाख रुपए में बैंक्वेट देते हैं उसको शो करवाते हैं 1.5 लाख रुपए का और 1.25 लाख रुपए का, ठीक है ना, आधा तो वहां से बचा लेते हैं। तो अब इसमें दोनों जानिब से पकड़ आएगी, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है फिर से घूम के कि वो जो 10,000 रुपए इनको पकड़ने के लिए वो भी हमें देने पड़ेंगे। अब वो भी हमें देने पड़ेंगे, ये क्या इशू है? मतलब अच्छा, इस पे अशरफ भाई, इस पे काफी कंफ्यूजन तो होगी ना लोगों को, क्योंकि आप देखिए टैक्स के मामला तो वैसे ही बहुत सारे लोगों को ना समझ नहीं आते, क्योंकि टैक्स इज ऑल अबाउट एक खौफ होता है टैक्स, हमें टैक्स पे करना है, हम तो ऑलरेडी इतना टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अब ना ये जो बैंक्वेट वाले हैं और जो उनके जो भी आएंगे बुकिंग करवाने के लिए ना, आवाम जो आएंगे उनके दरमियान कन्फ्यूजन भी बहुत होगी, बहस भी बहुत होगी, क्योंकि फिर वो ये कहेंगे कि आप हॉल का किराया जो है वो कम करें। तो ये तो मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए, इसके ऊपर तो थोड़ा सा नजरसानी करनी चाहिए कि जो शख्स जो है वो इतना खर्चा करके लॉन बुक करा रहा है, तो ये वाला टैक्स तो उधर ट्रांसफर होना चाहिए ना भाई, मालकान पे शादी होना तो यही चाहिए, होना बेसिकली यही चाहिए। और विद होल्डिंग टैक्स की बात ये कि वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं, उनको टैक्स नेट में लाना है। तो मैं जो पब्लिक है वो तो ऑलरेडी टैक्स दे रही है। अब मैं हैरान ये होता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ FBR या किसी भी ब्रीफिंग में, और जो वहाँ पे आके जैसे चेयरमैन FBR हूँ या XYZ कोई भी हो, वो आके फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलते हैं लोग टैक्स चोर हैं। तो मेरा यही सवाल है उनसे, ऑन एयर भी है कि कैसे टैक्स चोर है। हाँ। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सही। एक डायरेक्ट टैक्स में जो उसका जो कैलकुलेशन है उससे ज़्यादा, अब इनडायरेक्ट टैक्स है तो एक आप आम आदमी जो बोलते हैं ना, हम गरीब आदमी से नहीं लेते हैं, तो गरीब आदमी की जो डेफिनेशन है, जो हमारे यहाँ मेड आती है काम करने वाली, उसके पास मोबाइल है, उससे भी आप 100 रुपये पे, आप पता है कितना लेते हैं? 32 रुपये टैक्स 100 रुपये पे। दुनिया में कहीं नहीं है। सही। तो वो उस पर भी दे रही है। वो बिजली इस्तेमाल करती है, उस पर भी दे रही है। वो जो ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही है उसके ऊपर जो फ्यूल इस्तेमाल, उस पर आप 60 रुपये लेवी की मद में ले रहे हैं, वो भी वो पे कर रही है। तो आप अगर बोलते हैं पाकिस्तान की आवाम जो 24 करोड़ टैक्स नहीं देती है, तो ये सरासर झूठ है। ठीक है, कैटेगोरिकली अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो पूरी दुनिया वो कंसर्न करती है, इतने भारी टैक्सेस का बोझ है। ये ना सिर्फ आम आवाम, सैलरीड तबका और बाकी बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जिसमें आपका बिजनेस काउंसिल है, आपका फेडरेशन हाउस है, सब, अगर आप मेरी आमदनी पे आप भारी टैक्स लगा दो कि मुझे आमदनी नहीं होगी, मैं काम क्यों करूंगा? सही। इंडस्ट्री कब लगेगी? जब आपको मराहत होगी। पूरी दुनिया में मराहत मिलती है ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, रोजगार के मौके हों। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, यूं घूम के देखते हैं ना, ओ भाई ये सेक्टर है, इससे पैसे ले लो। सही। अब उसी तरीके से ये है शादी हॉल। अब शादी हॉल का जो सिलसिला है, जैसे बताया, आप हैरान होंगे, पूरे, ये तो हम कराची की बात कर रहे हैं, पंजाब में जाएं आप, अभी वीडियोस देख रहे होंगे, लोग पैसे फेंक रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये FBR वाले भी देख रहे होते हैं ना कि भाई बड़ा पैसा है। भाई एक तरह से ये भी है ना कि अवाम की मजबूरियों से तो ना खेले ना। अच्छा, उनको ये समझ में आ गई है कि पाकिस्तानी अवाम जो है, जब ये वेडिंग सीजन होता है ना, तो दे आर क्रेजी अबाउट इट। कर्जा भी करेंगे ना अगर, तो कर्जा में शादी अच्छी करनी है, मतलब माइयों करनी है, मेहंदी करनी है, डिजाइनर ड्रेसेस पहनने, तो भाई टैक्स भी पे करेंगी। ये भी तो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, क्योंकि फिर अब जो बंदा जिसने अच्छी ह्यूज शादी करनी हो तो कॉम्प्रोमाइज करेगा इस चीज के ऊपर। भाई आप देखें, हम ये देख रहे होते हैं कि कुछ बिरादरियां ऐसी हैं, कराची की बात करूंगा, बाहर की नहीं, वो जब बारात जा रही होती है ना उनके किसी बच्चे की, भाई भांजे की, भतीजे की, तो उसके साथ वो रेंट पर जो है वो वीगो डाले लेते हैं 8-8, 10-10। सही। जिनमें से आधे आगे चल रहे होते हैं, आधे पीछे चल रहे होते हैं, और बीच में जो है वो दूल्हा की गाड़ी वो भी रेंट आउट हुई भी होती है। तो भाई जब तुम 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए उन शशकों में लगा देते हो, उसके बाद आतिशबाजी का सामान भी 1,50,000 से कम का नहीं आता, और फिर वो भी शशका है। तो इन सारे शशकों को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि भाई ये शशका भी इसमें शामिल कर लिया जाए। और यकीन करें, जो आपने कहा ना कि परेशान होंगे लोग, मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ कि 3 लाख रुपए का बैंक्वेट अफोर्ड कर सकता है ना, वो 30,000 नहीं देखेगा। नहीं, क्योंकि जब ये खबर आई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा जो गरीब आवाम है, मेरे ख्याल में वो बैंक्वेट्स में शादी करना ही छोड़ देंगे, और जो ओपन प्लेसेस है ना, वहाँ पर टेंट शेंट लगे होंगे। लेकिन इस तरह का ना कोई एक वोकल वॉइस सामने नहीं आई। और बिल्कुल महराज भाई ठीक कह रहे हैं, ये जो आप लोग सारे शादियों में शशके करते हैं ना, फोटोग्राफर और इवेंट ऑर्गेनाइज करना, बड़े बड़े जो है वो स्टेज सजाना और ये सारा कुछ करना, तो उन्होंने कहा भाई एक शशका आप ये भी डाल लें। क्यों अशरफ भाई, बात ठीक है ये? बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ अभी पर्सनल, एक साहब है, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, मिडिल क्लास से, गरीब आदमी कह रहे हैं आपके कि आमदनी है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि भाई बहन की शादी है, कोई सस्ते में हॉल करा दें। और बाकी मैंने कहा देखें, जो हमारे बड़े हैं वो ये कहते हैं कि जितनी चादर उतना पैर फैलाएं। तो आप मत दिखाएं ना। अब आप शादी कर रहे हैं तो उसमें आपको जैसे बताया रेंट की गाड़ी, अब आपको कैमरा, जो फोटोग्राफर चाहिए, आपको एंट्री देखी होगी। मैं मतलब शादी में जाता हूँ सीरियस,
मतलब हम लोग हमारे यहाँ भी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कभी और वैसे भी क्योंकि हम लोग यूसुफजई हैं तो हमारे यहाँ वैसे भी पर्दा होता है, मतलब मिक्स गैदरिंग करनी होती है। तो अब वहाँ पे अगर आप देखें दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, एंट्री का पता है आपको, एंट्री का जो लाइटिंग दिखाते हैं 10-10 15-15 हज़ार रुपए सिर्फ उसके एक एंट्री, एक गाना चलेगा, आपके सर में दर्द होगा उतनी देर में, और वो धुआं तो ये वो। अशरफ भाई फैशन है ये, नहीं फैशन नहीं, देखिए स्पॉटलाइट के साथ गाना शाना चलेगा, कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। और देखें हम लोगों के जो शौक है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो कॉस्ट है ना आप कम करेंगे। देखें एक बच्ची की शादी कर रहा है, उसके बाप से पूछें। मतलब हम ये बात करें कि टैक्स जो है ना वो रिड्यूस करें, लेकिन अशरफ भाई या मेराज भाई इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि ये जो आप लोग शशके करते हैं ना, इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि टैक्स लगाएंगे हम, और आप लोग करें ये सारे बड़े बड़े इवेंट्स ना। मेराज भाई ये बताएं कि इस पर अवाम को क्या ऐसा करना चाहिए कि ये बात उनकी मान ली जाए। भाई ठीक है, एक ऐसी साइड भी है ना जो इतने शशकों वाली शादी करती है, एक ऐसी साइड भी है जो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, वो बेचारे कर्जा भी कर लें तो वो कहते हैं कि जी फोटोग्राफी का हो गया, ठीक है जी ये मामलात हो गए, बारात का खाना हो गया, बट अब टैक्स उन लोगों के ऊपर एटलीस्ट कोई ऐसी चीज़ तो निकाल दे कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनके साथ तो टैक्स में कमी कर दें। देखिए भाई कराची में जो सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि मैंने खुद अपनी बेटी की शादी की है, तो मुझे अंदाजा है, और अशरफ भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तब तो सारे टैक्स नहीं लगा होगा आपके बैंक्वेट में। अच्छा, अब टैक्स वाला जो मामला है इसमें सीधा सीधा ये होना चाहिए कि कराची के जो दावेदार हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं जी ओन करते हैं जो कराची को, भले उसमें सिविल सोसाइटी हो या कोई सियासी जमात हो, इनको बाकायदा कोर्ट से रुजू करना चाहिए, ठीक है। और कोर्ट में उन्होंने पटिशन ये करनी चाहिए कि भाई ये इससे टैक्स का हुकूमत ले लेना, और किससे लेना है, शादी हॉल के जो मालिक है उससे लेना। तो भाई वो जाने और वो जाने, इसमें पब्लिक को ना उलझाया जाए। लेकिन जाए कौन? हमारे यहाँ कराची में एक बड़ा रिवाज है कि जब 500 रुपए किलो गोश्त था तब भी लोग खा रहे थे, आज वो बछिया का बछड़ी जो गोश्त है वो आज 1800 रुपए का है तब भी खा रहे हैं। किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि उस चीज़ में, हर आदमी आज ये सोच के आगे निकल जाता है कि छोड़े यार कोई और देख लेगा, लेकिन यहाँ वाकई कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ पर सिविल सोसाइटी को इस हवाले से कम अदालत का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना चाहिए कि भाई ये मामला क्लियर किया जाए कि अगर ये टैक्स लगा है तो ठीक है जी, ये टैक्स जो है वो शादी हॉल का मालिक भरेगा, क्योंकि लाखों रुपए रोज़ वो कमा रहा है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। मेराज भाई और अशरफ भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम यही बात कर रहे हैं कि अवाम जो है अब शादी हॉल का टैक्स भी देंगे, लेकिन क्या वाकई अवाम इस हवाले से परेशान है या वाकई अवाम ने कोई आवाज़ उठाई है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, मेराज भाई और अशरफ भाई। इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से अहम कार्रवाई की गई है। इसमें जो मुलजिम था उसके पास जाली कैनेडियन वीज़ा था, उन्होंने उसको पकड़ा है और आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर अब आगे आप ही बताइए, आप ही कंटिन्यू कीजिए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपके पास पूरी बैकग्राउंड स्टोरी। सोचें कि पाकिस्तान को कैसे बदनाम करें, हर सेक्टर यहाँ मौजूद है ना। अब जाली वीज़ा कनाडा का, वो भी मेरी दोनों सिस्टर कनाडा में, और कनाडा का वीज़ा बनाना, उसके अंदर बहुत सारे उसके वो होते हैं। जब आप वीज़ा करेंगे तो आप उस पर जो है ना, जैसे आप नोट पे होता है ना कि चेक करने के लिए करते हैं, तो बहुत सारी उनके ऊपर उसके ऊपर आवेज़ा होती हैं कि आप देख के कंफर्म कर दें। जाली वीज़ा बनाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि FIA ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है। मुलजिम को जो गिरफ्तार किया है पंजाब का कांस्टेबल था, और इसने 1 करोड़ 5 लाख रुपए में मुआहिदा किया था, मुझे कनाडा भेज दो। अब हमने अभी जो किया था इमिग्रेशन के लिए या बाहर नौकरी के लिए, तो आपको पता है बहुत सिंपल है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का है, वहाँ जाएं, किस मुल्क में कौन सी जॉब अप्लाई है, क्या है, बहुत कर सकते हैं। लेकिन इलीगल तौर पे जाने के लिए हर कोई खड़ा हुआ है। इतना पैसा मैं भी देख के 1 करोड़ 5 लाख रुपए कांस्टेबल के पास, और वो कर रहा है कि कनाडा भेज दो मुझे जी। अब मसला ये है कि इसमें माफिया भी मौजूद हैं। इसमें पूरी डिटेल FIA ने निकाल के दी कि पंजाब में वो एजेंट था जिसने उससे पैसे लिए, मुआहिदा किया और कहा कि टिकट विकेट बना के जाली वीज़ा दे के जाओ भाई। भाई जो 1 करोड़ क्या आपने कितनी, 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगा के तो जाली वीज़ा लेके इतनी सारी मेहनत करके आप जा रहे हैं कनाडा, उससे बेहतर ये है कि भाई आपके पास अगर पैसे हैं तो आप यहीं कोई तामीरी काम कर लें, यहीं वो पैसे भी किसी के काम आ जाएं। और मतलब, और फिर एक तो आप पता नहीं कैसे किस तरीके से आपके पास वो पैसे आए, उसका भी पूछ लेना चाहिए। लेकिन फिर ये क्या माइंडसेट क्या है? ये मेराज भाई आप ज़रा बताएं, ये क्या माइंडसेट है?
मतलब क्यों लोग शॉर्टकट में और गलत पैसों हासिल करके, क्यों लोग इस तरह से, पहले तो इलीगल तौर से मनी होती है इनके पास, फिर उसके बाद ये इलीगल रास्ते इख्तियार करते हैं। व्हाट इज दिस? मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए ओवरऑल अगर आप जायज़ा लेंगे ना इस मामले का कि बाहर जाना और एजेंट माफिया का ये सिस्टम सारा, इसमें आपको ना कराची के लोग ज़रा कम मिलेंगे जो इस तरह से इलीगली सफ़र करना ना ज़्यादा पसंद नहीं करते। सही। अच्छा, ये एक क्रेज़ है पंजाब में, ख़ासतौर पे गुजरात का इलाका है, मंडी बहाउद्दीन का इलाका है, यहाँ के लोगों को क्रेज़ है कि भाई हमारे घर से कम 2 लोग बाहर होने चाहिए। और ऐसा है, क्रेज़ है, मतलब ऐसा है, ये क्या क्रेज़ है कि आप 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगा के तो कनाडा का जाली वीज़ा लेके जा रहे हैं, फिर आप FIA कार्रवाई करती है, आप पकड़े जाते हैं। दिस इज सेंसलेस। मैं आपको उसकी वजह बताऊं, देखें हम ये नहीं कह सकते उसके पास पैसा इलीगल था। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर ज़मीनें बहुत होती हैं लोगों के पास ना, और वहाँ के लोग इतने बाहर जाने के इतने शौकीन हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा इलीगल था, मैं ये कह रही हूँ कि इन लोगों के पास जब इतने पैसे होते हैं और जब ये इलीगल एक्ट करते हैं तो उस हवाले से भी छानबीन करनी चाहिए। अपनी ज़मीनें बेच के, अपने घर बेच के बाहर चले जाते हैं। उनके कॉन्सेप्ट ये है कि हम बाहर जाएंगे, वहाँ पर डॉलर कमाएंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो वहाँ के लोग जो है वो अच्छा जाते भी रहते हैं इस तरह। बहुत सारे लोग बेचारे किसी हादसा का भी शिकार हो जाते हैं, कुछ गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन कुछ खुशकिस्मती से निकल भी जाते हैं, पहुँच जाते हैं वहाँ पर। मैं खुद खुद कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो पैसे दे दे के जो है, ताल्लुक पंजाब से ही था उनका, वो कराची आए, कराची से वो वाया सिंगापुर और टर्की से होते हवाते कहीं ना कहीं निकल गए और आज बैठे हुए वहाँ पर, चाहे वो फूल बेच रहे हैं वहाँ पर या पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन लोग जाते, लोगों में क्रेज ज़्यादा है। केसेस भी उन एरिया से बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका रीज़न क्या है? देखें, आपने बात की, इस वक्त इस पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपए से कोई कारोबार नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर ओवरऑल हमारे साथ देखिए बिजनेस की बीट करते हैं अशरफ भाई, इनको भी अंदाजा है कि हमारी जो करेंसी की जो हालत है इस वक्त, उस हालत में 1 करोड़ रुपए भी कोई कारोबार नहीं कर सकता है। ये सूरत हाल है, जब भी लोग बेचारे जो बाहर जाने के लिए परेशान है। ये मामला है, इस पर अशरफ भाई रोशनी डालेंगे। 1 करोड़ रुपए में कराची में कारोबार हो सकता है या नहीं हो सकता है? अशरफ भाई से हम जानने बिल्कुल अशरफ भाई बताएंगे कि अपना खर्चा कम करना है, कोई दुकान खरीदता है तो आप जाएं किसी भी इलाके में, आपको 40 लाख 50 लाख रुपए की दुकान मिलेगी, फिर नाम पे कराएं, फिर उसमें सामान डालें, तो आपका पैसा टर्न आउट के लिए 3 महीने के पैसे चाहिए कि जो आप माल लाएंगे फिर अगले टर्न आउट लोग खरीदेंगे। तो जो सिस्टम है ना, इसके लिए आपको जो छोटा बिजनेस या उसकी फ़रोग के लिए, मतलब यहाँ पे जब से आपका 2-3 साल में जो माशी इकोनॉमी में डॉलर महंगा हुआ है, रुपए की कदर कमी हुई है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है। भाई बंदा कोई रेंट पे कोई शॉप ले ले, मतलब इतने पैसे लगा के और पता नहीं कितनी मेहनतें करके, वो भी इलीगल तरीके से, आप कनाडा जा रहे हैं भाई, अपने मुल्क में कोई काम कर लें, मतलब कोई रेंट पे शॉप ले लें। एक दिमाग है ना कि मुझे बस जाना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्लोथिंग की दुकान खोल लें, यकीन करें, या पार्लर खोल लें, मतलब आप, हमारे यहाँ तो हर चीज महंगी है, जो भी अगर किसी के पास पैसे हैं वो अच्छा कोई कारोबार वाकई कर सकता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट का बिजनेस इतना अच्छा है। यहाँ पे वो ये समझते हैं ना कि आप बाहर जाएंगे तो आपको डॉलर्स मिलेंगे। अब भले ही कैनेडियन डॉलर वो भी महंगा हो गया, लेकिन वो जो दिमाग है ना, आप वो चेंज नहीं कर सकते। ख़ास तौर से पंजाब साइड और इन सब का वो उनके दिमाग में बस भाई वो कहाँ से पैसे आ रहे हैं, बाहर से भेज रहे हैं, दुबई, वो जो दुबई है ना, दुबई, तो दुबई बहुत बड़ा मसला है। दुबई तो ये वाला जो मसला है ना, तो इसके लिए ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ये सब, तो आप यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार आसान के लिए लोगों को आगाही भी गवर्नमेंट का काम है कि वो दें कि ये तरीका है। लेकिन यहाँ पे देखें ना आप कि कैसे होगा। हम कराची में रहते हैं, आप कराची के सामने 20 साल की हम बात करते हैं, आबादी आपकी 200% बढ़ गई है, और यहाँ आपको क्या सहूलत मिल रही है। दावे तो बहुत करते हैं। अभी कल वो हुआ था कायद-ए-आज़म के मज़ार पे, वज़ीर आला सिंध भी खड़े हुए थे, गवर्नर सिंध खड़े थे, वो एक दूसरे को बोले, वो भी नाराज़ हो गए, लेकिन दोनों साथ खड़े हुए थे। उन्होंने बोला कराची की सड़कें बना दें भाई। सही है, बिल्कुल। हमारे लिए हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क की डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान का हर शहरी तरक्की करे, हम यूनिटी के साथ रहें, और हमारे जो छोटे छोटे मसले हैं ना आपस में, वो हम खुद ही सॉर्ट आउट कर लें। और इतने पैसे लगा के फिर इलीगल तरीके से बाहर जाना, मेरे ख्याल में आवाम को भी सोचना चाहिए कि ये बाहर जाने का क्रेज़ ना थोड़ा कम करें, अपने ऊपर मेहनत करें, अपने मुल्क के साथ मुखलिस रहें। आप जिस जगह काम करते हैं, जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ सिंसियरिटी के साथ काम करें, तो आपको उसी का फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा। शो में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे मज़े की बातें, और होगा शाजी सीज़न के ऊपर तबसरा। अशरफ भाई और मेराज भाई हमारे साथ मौजूद थे, और वापस आकर जी करेंगे हम
कि ये जो पहनौनी है, ये इसका पीछे इसकी बैकग्राउंड क्या है, और लड़की वाले जो है इस हवाले से कितना परेशान होते हैं या बड़ा खुशी खुशी कहते हैं जी ठीक है, जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी आपके लोग हैं, हम सबको ड्रेसेस देंगे। लेकिन जब पहनौनी आती है ना, उसके बाद जब दूल्हा वाले बैठे होते हैं और फिर उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ताई अब्बू का जोड़ा आया या नहीं आया, और ताई जान का जोड़ा आया या नहीं आया, या फिर चचा का जोड़ा आया या नहीं आया, और भाभी भाई का तो मस्ट है। इसके ऊपर करेंगे बात, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, शादी सीज़न पे हम बात कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये है पहनावनी के हवाले से कि जी पहनावनी तो आएगी, लेकिन ये फैसला किसका है और ये क्यों है, और क्या ये ठीक है, अच्छा ट्रेडिशन है, लोग खुशी खुशी पहनावनियाँ देते हैं, या फिर इसके बाद भी इसकी गॉसिप चलती रहती है कि जी इतने सारे जोड़े देने पड़ गए लड़की वालों को। खैर, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर समर सुल्ताना ने, और प्रोफेसर हैं ऑफ पॉलिटिक्स साइंस यूनिवर्सिटी कराची, और प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा फरहाना अलीम जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क एंड यूनिवर्सिटी कराची। उनके साथ मौजूद हैं मिसेज अली, डायरेक्टर ऑफ शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं मैम, आपकी पहनावनी गई थी? नहीं गई थी। अच्छा, तो किस तरीके से आजकल आप देख रही हैं ये जो ट्रेडिशन है, बल्कि ये तो पुराना ही ट्रेडिशन है जो अब तक चलता आ रहा है, क्योंकि हम शादी की बात जब करते हैं ना, तो हमें लगता है कि शायद शादी के जो इवेंट्स हैं वो चेंज हो गए हैं, बड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल मॉडर्न ज़माना हो गया है, फोटोग्राफी चेंज हो गई है, स्टाइल चेंज हो गया है, वेडिंग ड्रेसेस चेंज हो गए हैं, ट्रेडिशन वही है। ये क्या ट्रेडिशन है? ये मैं आपको बताऊं, ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है। अच्छा। ये हिंदुओं का ट्रेडिशन है। अच्छा। सब कॉन्टिनेंट में ये हिंदू जो अपने मुख्तलिफ उसमें रहते थे, हाँ। तो अब उनके यहाँ ये तरीक़ाकार था कि वो भी जोड़े नहीं देते थे। पहनावनियाँ जो थी ना, वो होती थी चुंदरियाँ, उनकी यहाँ दुपट्टे होते थे बड़े अच्छे अच्छे बने हुए, जिसपे गोटे छोटे लगे होते थे, जो अच्छे हाई फाई किस्म के लोग होते थे। यानी कोई बड़ा खाता पीता है तो उसे चांदी के गोटे लगाए काम करा दिया, या सोने के तार से काम हो गया। तो इस तरह का वो उसकी अहमियत होती थी इस दुपट्टे की, और उसके पीछे उनका रीज़न ये होता था कि वो रिस्पेक्ट देते थे। साफे, मर्दों के लिए साफे होते थे और औरतों के लिए चुंदरियाँ होती थी, और उसका एक मकसद था कि जो गिफ्ट दे रहे हैं तो सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और मुसलमानों में कोई तरीक़ाकार नहीं था, कभी भी नहीं रहा। जब सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान कम्युनिटी मौजूद थी, उनके साथ रह रही थी, तब भी नहीं था। ये तो हमने अपने बिला वजह के खर्चे बढ़ा दिए हैं। हाँ। ये अपनी दौलत की नुमाइश कर रहे हैं, जो इंतहाई बेहुदा तरीका। ठीक है, ये तो एक तो इसको दौलत की नुमाइश भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हमारा ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन हमारे तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडिशन में शामिल नहीं है। मगर यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब लोग कहते हैं जी ये हमारा खानदानी मामला है, अगर पहनावनी नहीं आई तो जी हमारे उसको रिवाज से रिलेट कर दिया है। बिल्कुल, हाँ। उसको रिवाज से रिलेट कर दिया है कि हाँ। ये तो हमारे यहाँ होता है, हाँ। और ये आपने करना है। हाँ। तो इस तरह से लोग उनको भी प्रेशर करते हैं कि यू हैव टू फॉलो दिस रूल, क्योंकि ये हमारे खानदान का हिस्सा है। और खानदान में नहीं, मेरी कोई पहनौनी नहीं आई थी। मेरा बहुत सिंपल निकाह हुआ था। अब्बू चचा बच्चा सब नाराज तो नहीं है? ताई नहीं, मेरे कोई ताई अब्बू नहीं है। मेरे फादर जो है वो सिंगल चाइल्ड है, और क्या कहते हैं, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, और मेरा अपना भी कोई भाई नहीं है। तो हमारे खानदान में लड़के थोड़े कम हैं। हाँ। तो हम सारी बहनें ही हैं, और हम सबों का बहुत सिंपल वे में निकाह हुआ। हाँ। और कोई पहनौनी नहीं, बल्कि कोई दहेज वगैरह का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग सिंपल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मैं भी इसी तरह से निकाह की दावत आम करती हूँ कि ये जो खर्चे हैं, ये वो खर्चे हैं जिनकी वजह से काफ़ी लड़कियाँ अभी तक घरों पर बैठी हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाह रही हूँ कि देखिए, सिर्फ यही नहीं कि पहनावनियाँ, उसके अलावा भी जो जहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट है, अपने घर में जगह नहीं है, और वो सारी एसेसरीज उन्हें चाहिए, और फिर एसेसरीज पे सबका कब्जा भी चाहिए। फिर वो जो आने वाली है, जो लेकर आएगी, तो वो दूसरे तरीके से उसको ट्रीट करेगी, जिससे घर का जो माहौल है, बिहेवियर है, वो चेंज होता है। हाँ। और एक घर में सोशलाइजेशन और एक रिस्पेक्ट और एक जो घरेलू तरीक़ाकार है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जहाँ मटेरियलिस्टिक हो जाता है। क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी इस पे? आप पहले, सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी पहनावनी गई? जी, इत्तेफाक है कि मेरी शादी ऐसी हुई थी कि जिसमें जो कि मेरी फैमिली की पहली शादी थी, और दोनों तरफ की फैमिली इसमें जो है ये बात तय हुई थी
उन्होंने हमसे पूछा था कि आपकी तरफ क्या तौर तरीका है, हमने उनसे पूछा कि आपके पास देने दिलाने का क्या तरीका है। उन्होंने कहा जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन काइंड ऑफ पहनावनिया, जैसे मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इट्स नॉट लाइक इस्लामिक ट्रेडिशन, क्योंकि हम साथ रहते रहे तो इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर नाउ। उन्होंने पूछा, फिर हमने उसी हिसाब से उनको जोड़े। सबसे मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है शादी की मेरी पहली जो शॉपिंग हुई थी वो पहनावनियों की हुई थी कि इसके लिए क्या जाए। पहली शॉपिंग तो किस के जोड़े गए थे? कि उनके फादर मदर, उनके बड़े भाई और बहन, बस बाकी एक छोटी बहन अनमैरिड थी, तो उसके लिए हाल बन गया था, तो उसके लिए पहले जोड़े लिए गए थे। और अच्छा, मेरे पास भी और उनके पास भी इसी तरह जोड़ों का हुआ था, लेकिन कोई एम्फेसिस नहीं था, ठीक है। लेकिन वो एक कल्चरल थिंग थी, एक रिस्पेक्ट, जैसे कहा मैडम ने कि हम अगले को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन इसमें और बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैं अपने सराउंडिंग में देखती हूँ कि इस पे बाकायदा नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं। अगर आपको चीज़ अप टू द मार्क ना मिले, कोई बेहतर चीज़ ना हो, लोग सोने की चीज़ भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो लोग देते भी हैं कि जनाब मदर को उन्होंने कान के इयरिंग्स दे दिए या कुछ इस टाइप की चीज़, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो वहाँ पर जहाँ हम उस एक खूबसूरत सी अगर रिवायत है, जिसे मैं इस्लामिक रिवायत नहीं कह रही, कल्चरली अडॉप्टेड चीज़ें हैं, लेकिन जब वहाँ आप उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं अपनी मर्जी से, तो वो किसी के लिए बर्डन बन सकती है। अब ये जो कल्चर है ना, ये ऐसा बन गया कि ये तो हमारे ख़ानदान में होता है, भाई पहनावनी तो आएगी, हमारे ख़ानदान में तो इतनी ही मिठाई आती है, हमारे ख़ानदान में तो ये सारा कुछ होता है। ज़रा सा थोड़ा मिसेस अली आप इसके ऊपर बताएं कि ये एक तरह से, अच्छा फिर लोग कहते हैं भाई ये तो खुशियों की बातें होती हैं, लेकिन ये खुशियों की बातें जो हैं, ये लड़की वाले जो है इससे कितना नाराज़ हो रहे थे अंदर अंदर, सारा कुछ तो उस टाइम चल रहा होता है, लेकिन वो जो गॉसिप हो रही होती है ना, देखिए जी हमने तो इतने जोड़े दे दिए, इन्होंने तो गेट रुकाई पे हमें उतने पैसे भी नहीं दिए, ये ज़रा इसके ऊपर बात करें। देखिए, जब आप किसी को सर्व करते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट भी करते हैं, तो अगर आपकी तरफ से कोई चीज़ जारी है तो डेफिनेटली सामने वाला भी उसी तरीके से उसी लेवल पे आके एक्सपेक्ट करेगा, अगर मैं किसी को ये सर्व कर रही हूँ तो मुझे उतना मिलेगा। ऐसा ही होता है। और मैंने बाकायदा इस पे ये चीज़ जो है वो नोट की है कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ होती है ना, वो इन्हीं चीज़ों से जज करती हैं। लड़की को उतना ही ट्रीट किया जाएगा जितना उसने आपको या तो पहनोनी के तौर पे दिया है, या जितनी आपकी लड़की के घर वालों ने आपको इज्जत दी है, उससे लड़की को जज किया जाएगा, उसी तरह से लड़की को ट्रीट किया जाएगा इन फ्यूचर। और ये बहुत गलत चीज़ है। यहाँ पे जो अभी आपका ये टॉपिक चल रहा है, इससे ये रिलेटेड है कि हम जिस तरीके से ये चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं ना, ये हमारे लिए परेशानी का बाइस बनती है। उससे हमारे ही मैटर्स ख़राब होते हैं, उससे हमारे ही ख़ानदान में मसले मसाइल पैदा होते हैं, बाद में गॉसिप्स होती हैं। अच्छा, लड़की वालों के मिजाज खराब होते हैं। वही कज़न्स जो आपकी मेहंदी माइयों में भंगड़े डाल रहे होते हैं ना, वही फिर शादी के बाद बारात वाले दिन जो है ना, वो बड़े नाराज़। आप ये देखें, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? आप ये देखेंगे बहुत ठीक ठाक चले लोग शादी में अक्सर आते हैं। आप कुछ कहना चाहिए? माइयों तक भी बिल्कुल सही कहा आपने कि ठीक ठाक, लेकिन वलीमे में हमें यूं नहीं पूछा, हमें जो स्पेसिफिक टेबल थी वहां से उठा दिया था। वलीमे में नहीं आते, जब शादी में नाराज हो तो वलीमे में नहीं आते। सही। और अब आप सोचे किसी के चचा फुप्पी ताया खाला मामू नाराज हो गए तो दूल्हा भी परेशान, और दुल्हन के साइड से हो गए तो वो भी परेशान कि भाई इवेंट तो एक तरफ चला गया, लेकिन खालाएं वाले रोना धोना मच जाता है। खुशी का इवेंट होता है और वहाँ पे रोना धोना मच जाता है। ये भी हो रहा होता है। बिल्कुल वैसे अनड्यू देखा जाए दूल्हा दुल्हन, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, मुझे लगता है इन चीज़ों को लेकर हाई होती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ज़रा ये बताएं कि शादी के घर में जब शादी हो रही होती है और जिनका बहुत बड़ा ख़ानदान होता है, मुल्क से बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, और शहर मतलब यानी पाकिस्तान के अंदर से भी किसी की फैमिली लाहौर में रहती है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, तो ज़रा ये बताएं कि कब्ज़ा माफिया कौन होता है घरों में, ज़रा आप बताएं। अब तो आजकल तो फिर बहुत जिनके यहाँ शादी होती है उनकी नींदें पूरी नहीं होती हैं, वो अपना ब्लैंकेट अपना जो है ना वो पिलो लेके इधर उधर घूम रही है, कब्ज़ा माफिया कौन होता है घरों में? देखिए, एक ज़माने में हुआ करता होगा जब सब एक जगह आके बैठ रह जाते होंगे, लेकिन अब तो बुकिंग हो जाती है, गेस्ट हाउस बुक करवा देते हैं, होटल बुक करवा देते हैं, तो इस तरह का बर्डन नहीं पड़ता। वगैरह होते हैं ना, वो तो आपके घर ही आते हैं, ढोलकी होती है, 10,000 चीजें होती हैं, मतलब वो तो रात के फंक्शंस होते हैं, वो तो चले जाते हैं। क्लास कल्चर है ना कि वो उनके गेस्ट आ रहे तो उन्होंने गेस्ट हाउस बुक करा दिए, लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास है वो तो बेचारा वेट करता है ना जी, मेरे मेजॉरिटी बिल्कुल उन्होंने किधर रहना है या उन्होंने किधर रहना है, ये भी बड़ा एक जो है ना वो सिचुएशन। अगर किसी के बाहर हो तो डेफिनेटली लोग ज्यादातर उनका जब बाहर से आए हुए हैं तो उनके खाने पीने का, उनके पानी का, उनके रेस्ट का ख्याल किया जाता है, तो थोड़ा सा उस तरह बाहर से भी जिनके लोग आते हैं वो भी थोड़ी टॉप क्लास ही होती है। हमारे मेजॉरिटी मिडिल क्लास स्टेटस पाया जाता है, तो मिडिल क्लास में बिल्कुल मिडिल क्लास में अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में भी वो शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो वो 10 दिन के लिए अपना पूरा बैग बना के
लेके आएंगे और जब तक वलीमा करके नहीं जाएंगे तब तक आपके घर से नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है कि जिस लड़की को सुकून चाहिए रात के लिए या अपने आगे, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, इतना वो टायर्ड हो चुकी होती है, उससे बैठा नहीं जाता शादी वाले दिन। सही, बिल्कुल सही कह रही है कि चलिए जो बाहर से आ रहे हैं वो तो बेचारे अपना लगेज लेके आ रहे हैं, उसमें 10,000 चीजें उनकी, लेकिन जो यहाँ से आपके घर के पीछे से आ रहे हैं, वो भी रुकने के लिए आ रहे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े बैग्स बना के ला रहे हैं। तो जाहिर है कि जो है ना अनड्यू प्रेशर भी होता है और ये टेंशन भी होती है कि ऑलरेडी घर में इखराजात, नाश्ते का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, चाय, बार बार की चाय आ रही है, बार बार का नाश्ता आ रहा है, ये सारे इखराजात हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जनाब ये सारे हम डिस्कशन करें। अच्छा ये बताएं कि अब ये जो एक ट्रेंड चला है कि जी ये गेट रुकाई होगी, इस तरह की जो है ना वो हम तो सालियाँ हैं, हमारा हक है, हम इतने पैसे लेंगे, और फिर जो दूल्हा की बहनें वो इसी मद में पहले से जो है ना वो शॉपिंग कर लेती कि अच्छा ये अपनी सालियों को भी तो गेट रुकाई पे इतने पैसे देंगे। फिर वो तरह तरह की रस्में होती है जिसमें पैसे चाहिए होते हैं दूल्हा वालों को भी ना, कि दुल्हन वालों को चाहिए होते हैं। ये ज़रा क्या जो है वो इंटरेस्टिंग सी इसके ऊपर सिचुएशन होती है, ये बताएं ज़रा। ये देखिए, ये तो सिर्फ एक तरह से एक नेक है, यानी गिफ्ट है कि आप दुल्हन की बहनों को दे रहे हैं, तो एक तरह से एक अटैचमेंट क्रिएट होना है। इसके पीछे अटैचमेंट ज्यादा है कि भाई हमारे दूल्हा भाई ने हमें कुछ दिया या वहाँ से भाभी ने कुछ दिया, तो अटैचमेंट क्रिएट हो रही होती है, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज बड़ी कोई नहीं, अगर उसमें डिमांड शामिल हो जाए तो फिर वो हार्ट फीलिंग होती है। डिमांड के अलावा जो कुछ भी दे रहा है कोई अपनी पॉकेट के हिसाब से दे रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उस पर थोप दिया जाए हर सूरत में। ना ही ये दूल्हा की बहनों के भी मुख्तलिफ नेक होते हैं कि वो दुल्हन कमरे में जाएगी तो वो नेक लेके बेशक अपने भाई से लेती हैं वो, लेकिन उसकी पॉकेट तो है ना, उसको उस हिसाब से चलना है। और इसी तरह दुल्हन की बहनों को भी सोचना चाहिए कि बजाय लंबी लंबी डिमांड रखने के, बेचारे की तनख्वाह है 80,000 और आप उससे मांग रहे हैं 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख, ये तो बिल्कुल स्टूपिड सी है। मिसेस अली, अभी जब हम गेट रुकवाई की बात कर रहे थे कि गेट रुकवाई पे इतने पैसे होते, तो अभी यहाँ हमें किसी ने बताया कि भाई उन्होंने एक शादी अटेंड की, इसमें सोने की चेनें भी गेट रुकवाई के ऊपर जो है ना वो मिल रही थी। तो देखिए फिर दूल्हा की बहनें तो नाराज होंगी। तो वो क्लास का डिफरेंस है, क्लास का डिफरेंस है। लोग तो पता नहीं क्या क्या सोने के बिस्किट भी दे देते हैं, तो ये तो क्लास का डिफरेंस होता है। और द थिंग इज कि ये सिर्फ गेट रुकाई नहीं है, जहाँ पे वो एक क्या कहते हैं चुंगली पकड़ने की रस्म हो जाती है, दूध पिलाने की रस्म हो जाती है, लड़की की फैमिली लड़के को गाड़ी में दुल्हन को बैठने नहीं देते जब तक वो उससे जो है वो पैसे ना ले लें। ये तो देयर आर मल्टीपल, जी बिल्कुल रेडी हुआ है, वो तैयार हुआ है, और उसको मतलब कि बहुत ज्यादा जो है ना वो कदम कदम पे इतनी रस्मात कर दी हैं कि इतना ज्यादा इस चीज को मुश्किल बना दिया है। कभी मिसेस अली ये बड़ा इरिटेटिंग भी लग रहा होता है ना कि वो चले, जहाँ तक हम ये बात कर रहे हैं कि जो काम आप खुशी और प्यार से कर रहे हैं ना किसी भी शादी में, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये फोर्स आ जाए, जहाँ पर ये आ जाए नहीं जी ऐसा होगा तो ऐसी होगा, ये बड़ा दूल्हा के लिए एट द मोमेंट वो बेचारा रेडी हुआ है, उसको बैठने नहीं दे रहे, उसके साथ जो है वो नेगोशिएशन चल रहे हैं, ये मामला ना पहले ही तय कर लेने चाहिए ताकि सडन प्रॉब्लम क्रिएट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। सारी चीजें ना पहले से तय हो नहीं सकती अगर देखा जाए। अच्छा, सही। थोड़ा सा एक उसमें उस तकरीबात में क्रंच क्रिएट करने के लिए, जैसे उंगली आपने पकड़ी है उसकी रस्म होती है, उस पर मेहंदी लगाती हैं सालियाँ, तो वैसे अगर देखा जाए नहीं, वो मैम ये होता है ना कि यूजुअली फैमिलीज डिसाइड कर लेती है कि भाई हमने 10,000 से ऊपर नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, सालियां नहीं मानती हैं, वहाँ पे कोई रूल तोड़ देता है। हमारी आज अभी मैं बताऊं, कोई दूसरा आगे करता है, बाहर वाला आगे करता है, बाहर वाला आके ना वो जो रस्म हो रही होती है ना उसमें कहता है नहीं 10 क्या तुम ले रहा, हमने तो इतने लिए 50,000 लिए। थोड़ा सा डिमांडिंग हो गया है। अगर मैं बात करूं हमारे मामू वगैरह की, जब नानी हमारी हयात थी उन्होंने सबों के लिफाफे बनाए हुए थे। अच्छा, जहाँ पे जो आ रहा था इसका मतलब बाकायदा नाम लिखकर उन्होंने, बुजुर्ग थी क्या कहते हैं वो बच्चे थे उनको तजुर्बा था, उन्होंने शादियां की थी सबों की, उनको पता था, उन्होंने पहले से लिफाफे सेट करे हुए थे टैग के साथ। जहाँ वो रस्म होती है हमारी भाभी निकाल के वो लिफाफा, अम्मी ये लिफाफा इसका है, लो भाई लो और जाओ। सही। अब वो जो डिमांडिंग कैश की सूरत में जो गड्डियां निकलती है ना, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो ज्यादा प्रॉब्लम करती है, वो अनडिसाइडेड। वो जो आप बात कर रही थी ना कि डिसाइड हो नहीं सकता, उस बात को हाँ, तो वो बेसिकली वो जो कॉन्वर्सेशन आपस में हो रही होती है, समटाइम वहाँ पे भी बदमजगी हो जाती है। जवान बच्चे बच्चियाँ दोनों साइड से खड़े हुए, कॉन्वर्सेशन हो गई, एक अच्छा सा फंक्शन है, वो थोड़ा सा डिसमूड भी हो जाता है। फिर वो जूता छुपाई का है, उसमें समटाइम दूल्हा भी बुरा मान सकते हैं, पॉसिबली हो जाता है कभी-कभी, तो पॉसिबिलिटीज हैं उसमें। इसी तरीके
तरीके से वो जो गेट रुकाई है, फिर दूल्हे की बहनें नेक लेती हैं, तो मैं देखती हूँ बेचारा दूल्हा सारी चीज़ें भी अरेंज कर रहा है, ऊपर से भी जितने नेक के मुख्तलिफ फिल्टर्स हैं उनको भी उसने वो क्रॉस करना है, उसके बाद फिर वो जनाब वहाँ तक पहुँचे। तो थोड़ा सा एक सोशल और फाइनेंशियल मुझे लगता है बर्डन कंपैरेटिवली दूल्हा ज़्यादा होता है। स्ट्रेस वैसे ही होता है, शादी नहीं हो रही है, हो रही होती है जब कपल्स की, तो वो ऑलरेडी काफ़ी। अच्छा, जब ब्राइड या ग्रूम या फैमिली शादी रख रहे होते हैं, इवेंट प्लान कर रहे होते हैं ना, तभी उनको पता होता है कि भाई रिश्तेदार आएंगे और उन्होंने क्या बातें बनानी है। तो अब ना एक नया ट्रेंड भी चला है, मतलब अब एक नया ट्रेंड चला है, और ये पड़ोसी मुल्क में जो है वो एक ट्रेंड बड़ा वायरल हुआ, और उसमें जो वो सोचते हैं ना, वो उन्होंने शादी के इनविटेशन कार्ड पर ही लिख दिया। तो जी शर्मा जी की लड़की और गोपाल जी का लड़का, ये मामला क्या है ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब शादी सीज़न की बातें हो रही है, और शादी सीज़न में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, जिसकी वजह से बड़े बड़े झगड़े बनते हैं, हम उसका जो है वो जिक्र कर रहे हैं। पहनावनी के हवाले से हमने बात की, गेट रुकवाई के हवाले से हमने बात की। मैम क्या लगता है आपको कि और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये छोटे छोटे जो हम कहते हैं ना खुशियों की बातें, ये जो झगड़े में तब्दील हो जाती हैं, ये कौन कौन सी होती है? ये असल में फिर वही वाली बात आएगी कि ये ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो अनरिजॉल्व होते हैं, और एट द 11th आवर या एट द इवेंट आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते, तो उसमें मुख्तलिफ मसाले आ जाते हैं बाहर से। वो मसाले डलने के बाद फिर वो कोई दूसरी चीज़ बन जाती है। तो वो जो मिसिज अली ने बात कही ना कि प्लान जब चीज़ें चलती है ना, तो इस तरह कोई बदमज़गी नहीं होती, और फिर आपके अपने फैसले होते हैं बजाय ये कि बाहर वालों के आने के। आपने तय कर लिया कि भाई ये देना है, ये नहीं देना है, आपने तय ये कर लिया कि इसको देना है, इसको नहीं देना है। ये सब चीज़ें पहले से तय हो जाती हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन जब आप ये सोचें कि बच्चियां जमा होंगी, वो फैसला करेंगी, या बच्ची ये सोचे कि हम सब मिलके कजन्स बैठेंगी और फिर डिसाइड करेंगी कितना लेना चाहिए, माँ बहनें सब बैठेंगी, तो फिर वहाँ मामलात ख़राब हो जाते हैं। इससे बेहतर है जो बड़े हैं, ये जो भी घर में जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो पहले से तय कर ले कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, घर की जो बड़ी बहन होती ना, उसका भी बड़ा ख़ास किरदार होता है कि जब वो अगर उनकी शादी हुई हुई हो या उन्होंने टाइम पर आना हो और सब ने सब कुछ डिसाइड किया हो, और उसके बाद वो आकर कहती है नहीं ये होगा, ये ज़रा कितना जो है ना वो मसला क्रिएट कर देता है कि नहीं आप लोगों ने मुझे तो नहीं बताया ऐसे होगा। वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है। जी हाँ, ये सिचुएशन भी होती है, डिपेंड करता है फैमिली स्ट्रक्चर। और जैसे अभी मैडम ने जो बात कही उसकी मैं कंटिन्यू करूँगी कि अगर चीज़ें पहले से इवेंट वाइज डिसाइड हो जाएं, अगर बड़ों की उसमें इन्वॉल्वमेंट रहे तो शायद मामला, लेकिन वो जब शादी का मामला आता है तो जवान बच्चों की राय आपको लेनी ज़रूरी हो जाती है, चाहे वो मेन्यू हो, चाहे वो देना दिलाना हो, चाहे वो इवेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। अब तो इतनी इनोवेशन आ गई है, मैंने देखा है पहनावनियों की जो आप बात कर रही थी, पहनावनियों की प्रेजेंटेशन भी इटसेल्फ एक कॉस्ट है कि वो कैसे जाएंगी, किस तरह जाएंगी, कौन कैरी करेगा, किस तरह से उसकी सजावट होगी, फल होंगे, फ्रूट्स होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। फिर ये भी होता है शादी में देना दिलाना, और अदर रिलेटिव्स जो हैं वो क्या देंगे, उन्होंने हमें क्या दिया था लिफाफे में, हम क्या देंगे, एक्सेसरीज। शादी के अंदर शादी इटसेल्फ एक बड़ा एक होल इवेंट होता है जिसमें उसके मुख्तलिफ बिल्कुल एस्पेक्ट्स होते हैं। और अब लोग इतना ज़्यादा जान गए हैं लोगों की जो है ना वो मेंटालिटी को, कि उन्होंने अपने शादी कार्ड्स के ऊपर जो वो सोचते हैं ना वो भी लिखवाना शुरू कर दिया। जी हाँ, ये एक शादी कार्ड है, शर्मा जी की लड़की और गोपाल जी का लड़का, और ये इंटरनेट सेंसेशन बन गया है। ये ज़रा आप देख सकते हैं कि ये इनका पूरा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है कि वेडिंग इन्विटेशन फीचरिंग शर्मा जी की लड़की एंड गोपाल जी का लड़का हैज़ टेकन सोशल मीडिया बाय स्टॉर्म फॉर इट्स ह्यूमरस एंड ऑफ बीट टेक ऑन इंडियन वेडिंग ट्रेडिशन। और अगर ज़रा शादी कार्ड इसका दिखाया जाए तो आप ये देखें कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि शर्मा जी की लड़की पढ़ाई में तेज़, पहले ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि जी शर्मा जी की जो लड़की है वो पढ़ाई में तेज़ है, वेट्स गोपाल जी का लड़का बीटेक करके दुकान संभालता है। मतलब जो रिश्तेदार आएंगे वो ये बात करेंगे कि लड़का बीटेक है लेकिन दुकान संभालता है, और लड़की जो है वो शादी में बड़ी तेज़ है, यानी पढ़ाई में बड़ी तेज़ है। तो ये कॉम्बिनेशन है। और उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है जी ये 5 जनवरी को है 2025 में, और फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये शुभ दिन जो है इस दिन से सेलेक्ट किया गया है, और वेन्यू जो है वो इस तरीके से है। तो टिंकू के ये भी मेंशन किया इन्होंने कि जो टिंकू हैं उनके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो रहे हैं उसी दिन, तो इसलिए हमने ये जो है वेडिंग रख ली। मतलब उन्होंने वो सारी बातें इस वेडिंग कार्ड के अंदर जो है वो डाल दी हैं कि जी जो रिश्तेदार आके सवालात करते हैं ना कि अच्छा जी लड़का तो बड़ा अच्छा है लेकिन लड़की में ये प्रॉब्लम है, नहीं लड़की बड़ी अच्छी है। तो उन्होंने कहा जी सारी जो बुराइयां करनी है ना आपने
हम सब डाल देते हैं, कार्ड के ऊपर डाल देते हैं। मिसेस अली, आप इस पे क्या कहेंगी? ये इंटरनेट पे सेंसेशन बना हुआ, एक कार्ड वायरल हो रहा है जी। ये तो इन्होंने टॉपिक दे दिए कि गॉसिप्स के लिए लोगों को छोड़ दिया है। हाँ। और वैसे खैर ये कुछ थोड़ा सा ट्रेंड में लाने के लिए शादी थोड़ा सा आगे रख लेते, तो उन्होंने वो टिंकू का भी जिक्र कर दिया कि उनके एग्जाम्स उस दिन खत्म हो रहे हैं। हाँ, उन्होंने वह पूरा एक वो बना दिया है, सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि लोग जब आएंगे इसके ऊपर तो उनको टॉपिक मिल जाए कि हाँ भाई उन्होंने किस तरह से किस टॉपिक के ऊपर गॉसिप्स करनी है बेसिकली। क्योंकि लोग जब आते हैं तो वो पूछ रहे होते हैं बार बार, एक दूसरे से सवाल कर रहे हो, उन्होंने टॉपिक यहाँ पर डाल दिया कि भाई ये सिचुएशन है, अब आप बोलो। वैसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मैम, ये आपको कितनी डिफरेंट बात लग रही है कि जो गॉसिप करनी है वो लोगों ने आके करनी है, वो उन्होंने कार्ड में मेंशन हाँ, उन्होंने डायरेक्शन दे दी बेसिकली कि अब आप इस चीज़ पे टॉपिक उसी के अराउंड गुफ्तगू करें। एक चीज़ और होती है कार्ड पे मेंशन, शायद आपने देखा हो, पता नहीं पाकिस्तान में अभी ये ट्रेंड मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन कुछ अर्सा मुझे बाहर रहने का मौका मिला तो वहाँ लिख देते हैं कि प्लीज़ नो गिफ्ट्स ओनली कैश। डिस्क्रिप्शन ये भी होता है कि आप कैश दे दें एनवेलप में और गिफ्ट्स ना लाएं, और बाकायदा लिखा हुआ होता है। और ये भी लिखा होता है चूंकि 3-3, 4-4 महीने पहले कार्ड्स रिसीव हो जाते हैं प्लान पे, कितने नंबर ऑफ पीपल आना है। अच्छा, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की चीज़ें ऑप्ट भी करना चाहें बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, बेस्ड ऑन यू नो व्हाट इज गुड फॉर अस, तो हम वो कर सकते हैं। तो उसमें मुझे वो बुराई एक तरह से, लेकिन वो जो उन्होंने नहीं, बुराई की बात नहीं है, उन्होंने कहा कि जी लड़की पढ़ाई में तेज है और लड़का जो है वो बीटेक करके दुकान संभालता है, तो उन्होंने कहा आते ये गॉसिप होनी है, पहले ही हम लिख दें। मैम, आप क्या कहेंगी इस पे? नहीं, इसके देखिए इसमें ना ये तो एक उन्होंने अच्छा टॉपिक दिया कि उन्होंने पर्सनैलिटी स्केच बना के दे दिया कि भाई ये है, लेकिन उसमें जो एक तरह से मजाहिया उन्होंने रंग दे दिया कि एक सादा सी चीज नहीं दी, अच्छा इसमें सोचने का ही मौका मिल रहा है लोगों को। और उसके पीछे एक और चीज भी है कि जो हम एक स्टैंडर्ड मैच करके चलते हैं ना, कि अगर हमारी लड़की डॉक्टर है तो हमने डॉक्टर ढूंढना है, हमारी लड़की इंजीनियर है तो हमने इंजीनियर ढूंढना है। तो अब उन्होंने बता दिया कि इस तरह भी शादियां हो सकती हैं, दोनों बातें कर दी हैं उन्होंने। ये इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक बिजनेस क्लास में भी जा सकती है पढ़ी लिखी लड़की, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बता दिया कि एक दूसरे एस्पेक्ट्स में भी लोग सोचना शुरू कर दें, बातें करना शुरू कर दें कि इस पर्सनैलिटी को इस तरह मैच भी किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और मिसेस अली, जैसे कि अब होता है ना कि एक लड़की अगर डॉक्टर है और उसकी शादी किसी रैंडम सादे बंदे से हो रही है, तो वो जो दूल्हा है ना बेचारा, वो इसी स्ट्रेस में ही रहता है कि मेरी जो वाइफ है वो डॉक्टर है, मेरी वाइफ जो है वो डॉक्टर है। मतलब शादी की तस्वीरें भी आ रही होती है ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि डोमिनेटिंग, पता नहीं लोग क्यों इस तरह से, दो लोग जब शादी कर रहे होते तो वो इक्वली उनको ट्रीट करना चाहिए। या अगर लड़का कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और लड़की ने बेचारी ने कम पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है या सिंपल उसने कोई मास्टर्स ही किया हुआ, तो वो बेचारा भाई ये तो यू नो नहीं, अगर कैंडिडेट खुद इतना कैंडिडेट खुद इतना नहीं सोचे डेप्थ में, लेकिन सोसाइटी जो एक सिनेरियो क्रिएट कर देती है ना बार बार उसी टॉपिक पे बात कर करके, वो चीज़ बहुत गलत होती है। अगर उस पर्सन को खुद इतना नहीं एहसास इस चीज़ का, लेकिन वो सराउंडिंग से इतनी उस चीज़ के ऊपर चर्चा सुन सुन के उसको ओवरलोड होना शुरू हो जाता है कि हाँ यार वाकई ये शायद इक्वल नहीं है मेरा मैच में मेरी कोई इक्वालिटी नहीं आ रही, शायद मैंने गलती कर दी, लाकर गलती कर दी या मैंने जाकर गलती कर दी। और यहाँ पर अगर अरेंज मैरिजेस की बात करें तो वो तो हो जाती हैं, लेकिन जब मैच मेकर के पास कोई क्लाइंट आता है उसको तो इक्वालिटी वाला मैच चाहिए होता है कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर ही चाहिए। हाँ, ये भी एक ये मैच मेकिंग का जो होता है ना कि भाई अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही चाहिए, तो सेम प्रोफेशन, लॉयर है तो लॉयर ही चाहिए। ये अगर ऐसा नहीं होता तो जिस लॉयर की, डॉक्टर की या एक्टर की अगर बात कर लें या एक्ट्रेस की बात कर लें, उनकी शादी अगर रैंडम कहीं हो रही होती है तो वो भी जो दूसरा पर्सनालिटी होती है वो चाहे कितना भी हो, लेकिन वो बज़ाहिर नजर आता है कि एक यू नो थोड़ा सा स्टेप बैक पे नजर आएंगे। या क्योंकि सोसाइटी उनको प्रॉब्लम नहीं है, मगर शादी में आने वाले लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है कि यार लड़की जो है वो तो एक्ट्रेस है, मैच नहीं है, मिसमैच है, या फिर लड़का जो है वो तो डॉक्टर है तो लड़की का मैच नहीं है। तो हम लोग जब शादियों में हमारे लोग आ रहे होते हैं ना, तो वो वहाँ ऑन स्पॉट भी निकाह हो गया, शादी हो गई है, वहाँ भी मैचिंग हो रही होती है कि जी नहीं ये जोड़ जो है ना ये ठीक, ये जोड़ ठीक ना होने की कहानी क्या है? ये सिर्फ हमारे परसेप्शन है भाई। हाँ। फिर वही वाली बात है कि हम एक जो भी न्यू कपल होता है ना उसको जजमेंट के लिए बिठा देते हैं, उनमें उनकी बेचारों की शादी नहीं होती, वो हर तरह से जज ही हो रहे होते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, इसका एक पहलू ये भी है, अगर हम एजुकेशन वाइज देखें, जैसे ख़ासतौर पर डॉक्टर्स का मैंने देखा है कि डॉक्टर अमूमन डॉक्टर से शादी इसलिए करते हैं कि उनकी प्रोफेशनल जो लाइफ है वो डिफरेंट है दूसरों से।
प्रोफेशनली डॉक्टर्स अपना जो टाइम देते हैं उनका आने का कोई टाइम नहीं है, जाने का तो टाइम है, आने का नहीं है। एक आम शख्स से जब शादी होती है, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, तो फिर वो उसको अपने घर में दूसरों को अंडरस्टैंडिंग करवाना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब वो उसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है उसका पार्टनर, तो वो समझता है कि ये डिमांड है उसकी जॉब की, प्रोफेशन की, तो इसलिए भी लोग देखते हैं, जब मैं समझती हूँ ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन मैंने अमूमन देखा है कि उस वक्त जजमेंट के लिए वो लोग भी जिन्होंने इस मैदान में कभी कदम ही नहीं रखा होता, यानी मैदान से खुद ने शादी नहीं की हुई होती है, जो उस प्रोफेशन से ताल्लुक़ नहीं, वो भी जजमेंट कर रहे होते हैं, वो भी अपने आर्गूमेंट दे रहे होते हैं, वो भी कमेंट्स दे रहे होते हैं। तो ये बहुत बहुत गलत बात है। एक न्यू कपल अपनी लाइफ शुरू कर रहा है, उनकी ये दिल का सौदा है, एक तरह से आम अल्फाज में कहा जाए दिल का सौदा है। सही। इस दिल के सौदे को दिल की सौदे एहसास और एहसासात तक ही रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मोहब्बतों तक ही रखना चाहिए, मोहब्बतों तक ही रखना चाहिए। और बाकी ये शादी इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ टू फैमिलीज कल्चर, और फिर उसमें जो है वो अगर इस तरह के मसाइल हो, ये जो थर्ड पार्टी होती है ना, ये कहीं पर भी हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो ना, ये बहुत इरिटेटिंग होती है और ये सारे मामलात ना आपके ख़राब करती है। अब अगर किसी ने डिसाइड किया हुआ है ऑन स्पॉट की मेहंदी की रस्में ऐसे होंगी, शादी की रस्में ऐसे होंगी, कहीं से पीछे से एक कोई पर्सनैलिटी चलती हुई आती है और वो बीच में कहती है नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है। वहाँ से फिर दूसरे जो लोग होते हैं वहाँ से कोई थर्ड पर्सन बात करता है। ये चीज़ें भी बड़ा जो है ना वो आपकी शादी की खुशियों को मान कर देती हैं कि भाई आपके यहाँ से भी तो किसी ने ये बात की थी कि भाई 2000 रुपये नहीं लेंगे हम या 10,000 रुपये नहीं लेंगे। भाई आजकल तो इतना दौर चेंज हो गया, आपको कम से कम लाख रुपए 20,000 तो देने चाहिए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट। इस तरह की शादी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि माइयों के फंक्शन में, मेहंदी के फंक्शन में किसी ने कुछ इस तरह से चीज़ कह दी, उसके साथ 2-4 लोग और मिल गए और मामला जो है किसी दूसरी सिमती निकल पड़े, और यकीनी तौर पर ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है। लेकिन मुझे लगता है कि शादी के दिन, शादी के जो इवेंट्स होते हैं उसमें वो एक तरह का एक मज़ा भी होता है। हाँ, मज़ा। लेकिन अगर वो ज़्यादा डायरेक्शन उसकी ख़राब हो जाए तो वो इम्पैक्ट कर सकता है फैमिलीज के रिलेशनशिप को। और दूसरी बात ये कि जैसे मैडम ने कहा, बिल्कुल एक थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट है, अगर आप बिल्कुल पहले हम ब्रेक लेते हैं, उसको फिर डिस्कस करेंगे। तो जनाब शादी सीजन पे बात हो रही है, पहनावनी पे बात हो रही है, गेट रुकाई पे बात हो रही है, और हमने आपको बताया कि ट्रेंड जो है क्या चल गया है। लोग इतने ज़्यादा जो है वो अब घबरा गए हैं रिश्तेदारों की बातों से, तानों से, कि उन्होंने कार्ड पे पहले ही अपनी बुराई लिख के दे दी कि जी आप आएंगे तो यही बुराई करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब शादी सीज़न में आजकल एक और चीज़ भी बड़ी इन है कि अब हम देखते हैं कि शादियां जो हैं, जितने भी दिलों में प्रॉब्लम्स हों, लेकिन वो पुरसुकून हो जाती हैं, और सारा जो आपका कहना चाहिए गुस्सा है ना, सारी नाराज़गी सोशल मीडिया पर जाकर निकलती है। मिसेज़ अली और मैम, आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि अब जो है वो बस स्वीटली बिहेव करने के बाद जो है हम देख लेंगे सोशल मीडिया पर, जब एक दूसरे के साथ हम ऐड हैं तो हम एक दूसरे को जो है ना वो टॉन्ट वाले कमेंट्स भी कर देंगे। अब अगर दूल्हा की बहनों की तस्वीरें ज़्यादा हैं तो दुल्हन की बहनों की तस्वीरें कम हैं, या उनकी तस्वीरें जो है वो उसी तरह का प्रॉपर एक फ़ोटोशूट के साथ लगी हुई हैं, तो एक स्टेटस डला हुआ होता है, वहाँ से एक सैड सा स्टेटस, उसके ऊपर कोई पोइट्री होती है या कोई टॉन्ट होता है, मतलब ये वाला भी अब सिलसिला शुरू हो गया है। ठीक है, विल सी ऑन सोशल मीडिया, ये क्या कॉन्सेप्ट है? फैंटेसीज है लोगों की। एक ही कपड़े में अगर एक तस्वीर भी ले ली जाए तो वो भी काफ़ी है। लेकिन उसी कपड़े में, उसी जगह पे, उसी मेकअप में, उसी हेयर स्टाइल में 10,000 तस्वीरें हर एंगल से लेना, ये फैंटेसी बन गई है। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ कैमरामैन के थ्रू, बल्कि अपने अपने जो आईफोन, जो एंड्रॉइड होते हैं, सबों के कजन्स के फ़ोनों से, अपने फ़ोनों से, 10,000 फ़ोनों से अपने फोटोशूट। पहले वो आप देख रहे होते हैं ना पैकेज वगैरह, तो ये होता है कि जी जो ब्राइड एंड ग्रूम है ना, वो देख रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, सब आपस में एक दूसरे की पिक्चर्स खींच रहे हैं। आप ये देखिए, किसी आप शादी में चले जाएं, नहीं है कि जिस दुल्हन ने इतना खर्चा किया, आप किसी शादी में चले जाएं, शादी से वापस आए, आपके फ़ोन में कोई दुल्हन दूल्हा की पिक्चर नहीं होगी। एग्जैक्टली सारी पिक्चर्स आपके रिलेटिव्स की, कजन्स की, आपकी अपनी भरी पड़ी होंगी, लेकिन दुल्हा दुल्हन की पिक्चर कोई नहीं रहता। उनके आगे वाहिद कैमरामैन खड़ा रहता है। अब सिर्फ अपनी अपनी होती है। उनको एंटरटेन करने के लिए उनके अपने कैमरामैन मौजूद होते हैं, उनका अपना फोटोग्राफर होता है। कोई जाके ये नहीं कहेगा जी दुल्हन की कोई तस्वीर या जो है ना ब्राइड ग्रूम की कोई पिक्चर ले लें। सब शादियों में इसलिए जा रहे थे भाई हमने अपनी पिक्चर्स लेनी, और ये अब ट्रेंड है, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप इस पे
क्या कहना चाहिए? उसमें जो है ना ये भी होता है कि जो कुछ वो जो हम्बली निकाल दिए सारे फंक्शंस, उसके बाद कमेंट्स भी तो करने उन पिक्चर्स पर। लेट्स सी के पिक्चर्स आ जाएं सोशल मीडिया पे या ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप बने फैमिली के ग्रुप्स हैं, उस पे कमेंट्स कर रहे होते हैं। बहुत समटाइम्स बड़े हार्ड और हार्श कमेंट भी होते हैं और वो जो है वो क्या कहना था, ये खट्टा निकालने अच्छा वो मैं पता नहीं कहीं एक कोई किसी की वेडिंग थी तो उस पे किसी की कोई पिक्चर होगी किसी खातून की लगी हुई थी उस पे, पता नहीं तो किसी ने किया कि मेकअप ठीक नहीं है, तो वो जो दूसरी साइड वाले थे ना, दुल्हन वाले थे, उन्होंने लिखा था कि हमारी जो है ना खालाएं या पत्नी चाचियाँ पार्लर नहीं जाती तो इस तरह की भी चीजें होती है कि वो आपस में टॉन्ट मारने का, हाँ वो टॉन्ट मारने का सिलसिला, ये कल्चर भी हमने बड़ा आम कर दिया है कि अब हम वैसे नहीं लड़ते, हम आपस में गिले शिकवे करके दिल ठीक नहीं करते, हम वो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं जी। यानी इसका मकसद ये हुआ कि हमें अब बात करने के लिए पर्दे की ज़रूरत है, चाहे वो सोशल मीडिया की फेस नहीं कर पाते हम सामने, ना ही टॉलरेंस है हमें और ना ही हम फेस कर पाते, तो छुप कर ही बात कर पाते हैं और उसके लिए हमारे पास कोई अल्फाज भी नहीं होते। आप देखिए जो जिस तरह कमेंट्स आते हैं वो कोई अजीब से घरेलू से लगते हैं, मतलब उसमें कोई हमें ऐसा तालीम का रुझान नज़र नहीं आता हमें, उसमें ऐसा नहीं नज़र आता कि हाँ भाई कोई पढ़े लिखे हैं, उनकी बातचीत भी ऐसी अजीब सी होती है। तो मैं तो खैर इस चीज़ को पसंद ही नहीं करती सोशल मीडिया वगैरह को। सोशल मीडिया पे अगर फेसबुक का भी देखती हूँ तो चलो दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें कोई आ गई हैं तो देख लिया, उसमें भी मुझे थोड़ा सा देख के ये होता है कि जो उनकी प्राइवेट लाइफ है वो तो ख़त्म ही कर देता है कैमरामैन और वीडियो वाले। वो जो जिस तरीके से घर के मर्दी बैठे हुए हैं और वहाँ हो रही है, उनकी प्राइवेसी की तस्वीरें वो अलग से बनवा लें, चाहते हैं कि भाई उनकी जो हर इवेंट है उसको कैप्चर किया जाए, वरना जाहिर है नहीं कैप्चर करें लेकिन प्राइवेसी को प्राइवेसी रखी जाए, वो कहते हैं हाँ सही होना ही चाहिए। जैसे मैंने खुद अपने भतीजे की शादी हुई तो हम लोगों ने क्या किया कि उनको 6 बजे ही हॉल में भेज दिया, सही कि अपनी जितनी आपको जैसी तस्वीर बनवानी है बनवा लें, क्योंकि 8 बजे 8:30 बजे मेहमान आएंगे, उस वक्त वो सब मौजूद होंगे। चले जी ठीक है, कंक्लूजन जो है ना इसका होना चाहिए और कंक्लूजन इसका यही है कि जितना शादियों को आसान बनाएं, दूसरों के लिए भी आसानी करें, लड़के वाले हों लड़की वाले हों, कल्चर एक्सचेंज भी करना है तो उसमें भी आसानियां पैदा करें। आप मैसेज एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी, एक बहुत पहले ड्रामा एक आया था अशफाक आपके अहमद साहब का, आपके उस्तानी राहत की ज़बानी करके कुछ नाम था उसमें, कि वो वहाँ पर जो है साहिबा जो है वो देख रही होती हैं कि उनके मालिक के पास किस तरह के शादी के कपड़े और ये सारी चीज़ें, उनकी अपनी बच्ची की भी शादी हो रही होती है, तो जब माँ बताती हैं तो वो कहती है कि आपने उनके कपड़े देखे और आपने जो मेरे लिए कपड़े जमा कर रखे हैं। तो एक सैड पार्ट है कि ये चीज़ें दूसरा उसको किस तरह से ले रहा है, तो एक जो डिप्रेशन और एक तरह की जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर सोचने की ज़रूरत है। मिसेस अली कॉन्क्लूडेड यही है कि सोशल मीडिया पे 10% आबादी बैठी हुई है और 90% जो लोग हैं वो उसको फॉलो करना चाहते हैं, जबकि वो सारी सिर्फ चीज़ें 90% लोगों को दिखाने के लिए हैं। तो हमें इस दुनिया से बाहर आना है, निकाह को आसान बनाना है और जितनी हो सके इन तमाम रसूमात को ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो गैर ज़रूरी रसूमात हैं इससे बिल्कुल इज्तनाब बरतना चाहिए, किसी दूसरे पे कोई चीज़ भी भारी ना हो और अपना भी ख्याल रखें और जहाँ आप शादी करें उन लोगों का भी ख्याल रखें और मिलजुल के जो है ना वो सारे मामला हल कीजिए। तो शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का और हमारे साथ जो है वो मैम समर और मैम फरहाना और मिसेस अली जो है वो मौजूद थी। आप सबका बेहद शुक्रिया और बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो आज हमने बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो आज हमने बातें की। और अभी शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपने भी हमें कॉल करके बताना है और हम भी आपको बताएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मर्दों की छुट्टी का दिन कौन सा होता है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो एक इंतहाई अमेजिंग टॉपिक कि जी मर्दों की छुट्टी का दिन कौन सा होता है और हमने देखा है कि हर घर में इस हवाले से थोड़े बहुत झगड़े भी हो रहे होते हैं कि भाई एक दिन की छुट्टी है और मर्द हज़रात कहते हैं कि आज हमें कुछ ना कहें, आज हमारी छुट्टी है, लेकिन उनकी क्या वाकई छुट्टी होती है। इकरा ने हमें ज्वाइन किया। इकरा कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इकरा ये बताएं कि जब आपके अब्बू, हस्बैंड या भाई जब पूरा हफ्ता काम कर रहे होते हैं तो एक कोई दिन आप ऐसा निकालती है जिस दिन आप वेट करती है कि जी इस दिन छुट्टी है और सारे काम मैंने अब्बू को कहना है ये कर दें, भाई को मैंने ये कहना है और मैंने हस्बैंड को ये कहना है, ऐसा कुछ करती हैं? हाँ ऑब्वियसली देखें सारे काम जो पेंडिंग में होते हैं वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो फुल वीक में नहीं कर पा रहे होते हैं
तो वो फिर उस तरीके से टाइम उनके लिए मैनेज करना पड़ता है कि वो अपने शेड्यूल में जब कहीं निकल रहे हो तो उन्हें बताना पड़ता है कि आपने जो है इस तरीके से काम करना है। तो इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। लेकिन आप किस तरीके से मैनेज बड़ा कहते हैं कि जी हमारी तो कोई छुट्टी नहीं होती, छुट्टी वाले दिन भी हम एक दिन घर का ही काम करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या? तो जरा ये बताएं, आपके घर में होता है इस तरह का कुछ, कोई रेजिस्टेंस होती है? देखिए हम लोग वाले दिन भी आप इतने काम निकाल लेते हैं कि जी गैस का काम करवा दें, तो गीजर का काम करवा दें, तो ये काम करवा दें, ऐसा कुछ होता है? देखिए हम लोगों ने ना इसलिए ड्यूटीज बांटी हुई हैं कि कितने काम उन्होंने करने हैं और कितने काम मैंने करने हैं। तो जब दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, अब वो आपके ऊपर है कि आप कब कर रहे हैं और वो मेरे ऊपर है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी कर रही हूँ। तो जब देयर इज, समझ लें कि देयर इज इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना, तो ये काम ना मर्द हजरात फिर इसकी शिकायत करते हैं ना खवातीन इसकी शिकायत करती हैं। मुझे पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, क्लिनिक जाना है, बच्ची कैसे देखनी है, घर के काम कैसे करने हैं, एंड ही नोज कि व्हेन ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क। तो इक्वल तरीके से हम लोग तो चल रहे होते हैं। चलें जी, ठीक है सर, आप जरा बताएं इस हवाले से। देखो बेटा, मैं तो ज़िंदगी को एक कैनवस समझता हूँ और कैनवस में ऐसा नहीं होता कि कोई एक रंग से तस्वीर बने, उसमें कई रंग चाहिए होते हैं। मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, हम मुख्तलिफ करैक्टर कर रहे हैं। कि ज़िंदगी जो है ना, इसकी फिल्म में मुख्तलिफ रूप हैं, किरदार मुख्तलिफ हो जाएंगे, लेकिन जो करैक्टर है ना, अदाकार, वो मखसूस हैं। अब वही बच्चा जो पहले बच्चा था, फिर वो भाई बनता है, भाई बनने के बाद उसकी जिम्मेदारी है कि छोटी बहन का हाथ पकड़ के चलो। जब वो अपनी रफ्ते सुबर या अपने साथी का ज़िंदगी में हाथ थामता है तो वो शौहर बन जाता है। फिर उसको बच्चों के जो संभालने के लिए हाथ थामना पड़ते हैं तो बाप बन जाता है, अधेड़ उम्र का हो जाता है। लेकिन औरत के साथ भी तमाम मरहले चलते हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात करता हूँ, और मर्द के क्योंकि हवाले से बात कर रहा हूँ, तो वरना मैं बड़ी रिस्पेक्ट और रिगार्ड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो खुद एक शख्स पैदा ही औरत से हो, वो कभी कैसे इग्नोर कर सकता है, वरना वो शायद मेरे ख्याल से औरत से पैदा भी ना होता। तो मैं बड़ी साफ सी बात करता हूँ, मर्दों के हवाले से बात करता हूँ। शायद मैंने कभी पढ़े तो नहीं है, ना सुना है, बस दिल में आ रहा है तो कह देता हूँ कि याद रखिए, एक औरत जब एक माँ बनती है तो उसको कुछ मिलता है, और वो ये मिलता है तोहफा कि उसके कदमों में जन्नत आ जाती है, उसको कुछ मिलता है। लेकिन एक मर्द जब बनता है ना, एक शख्स से, फर्ज से जब मर्द बनता है, तो उसको अपने पसली का एक टुकड़ा देना पड़ता है। मिलता उसे कुछ नहीं, देना पड़ता है, तख्लीक के लिए कुछ देना पड़ता है। वो मर्द बनता है ना, औरत मर्द की पसली से बनी है, उसने लिया कुछ नहीं है, दिया है। तो उसको देने का अमल तो पहले दिन से शुरू हो गया। मर्द कहते ही उसको हैं जो झेल सके उन रुकावटों को, उन सख्त हवाओं को। अगर वो मर्द नहीं है तो फर्द है ना, फर्द तो सो जाता है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हुआ था कि छुट्टी वाले दिन सो जाते हैं। और एक और भी जुमला था, वो मेरे दिल पे लगा हुआ है, अभी कह देता हूँ कि आप कहते हैं ना कि मर्द तो अपने दोस्तों में बैठ जाता है। देखिए, मर्द दोस्तों में बैठता है, लेकिन टेलीफोन पे कौन बैठी रहती है? सही। ऐसा तो नहीं है कि वो दोस्तों से अगर सबसे ज्यादा आप दुनिया में कैलकुलेशन करें तो खवातीन से जो गुफ्तगू करती हैं उसका ड्यूरेशन बहुत है, मर्दों का तो आधा भी नहीं होगा, हाफ भी नहीं होगा। लिहाजा वो नजर आता है। कितनी बातें करती हैं खवातीन फ़ोन पे, और वो मतलब अपनी छुट्टी का दिन कैसे एंजॉय कर रही होती है। मेरे ख्याल में चलें जी, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे कहा गया है कि जी अगर 4 यहाँ पे खवातीन बैठी होंगी तो फिर खवातीन बोलेंगी, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल किरदार प्ले करती हूँ। और मैं मर्दों की तरफ से ये सवाल कर लेती हूँ कि भाई मर्दों की छुट्टी का दिन तो जैसे कह रहे हैं कि कोई नहीं होता, लेकिन खवातीन जो होती हैं उनकी तो हर रोज़, ठीक है वो काम करती हैं, जॉब पे होती हैं, लेकिन उनकी छुट्टी का दिन हर रोज़ हो जाता है। इतनी लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स पे वो बातें करती हैं और बहनों को वो सारा कुछ बता रही होती हैं, और हम सब करते हैं। तो ज़रा ये बताएं, ये वाली शिकायत कैसे? लेकिन मैं नहीं मानूंगी इस बात आप को। नहीं मानेंगी? बिल्कुल नहीं मानूंगी। वजह यह है कि आप अगर वो बातें कर रहे हैं, जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी है उन्हें करके कर रहे हैं, और जितनी मैनेजमेंट पावर एक औरत में है, ये एक बिल्कुल साफ बात है, वो उतनी आदमी में नहीं होती। एक औरत अगर खुदा न खास्ता सिंगल हो जाए, वो अपने बच्चों, बाहर, घर सब परवरिश कर सकती है। इतनी एबिलिटी आदमी में नहीं है। अच्छा, सही। वो कुछ कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो ये मिल बांट के क्यों नहीं कर लेते? इसलिए आ रहा है कि आगे जवाब
कि औरत मैनेज कर सकती है चीज़ों को, तो इसी तरह वो अपनी छुट्टी जिसको कह रहे हैं तो उसके लिए भी अपना टाइम मैनेज करके निकाल लेती है। सही। लेकिन हार्ड वर्किंग वो कर रही है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि अगर खातून हार्ड वर्किंग है, वर्किंग वुमेन है, फिर भी वो अपनी छुट्टी जो है वो सारी शिकायतों के बावजूद बिल्कुल घर के सारे काम करके सारी चीजें करके निकाल लेती हैं और वो बहनों के और भाभीियों के घर भी चली जाती हैं। लेकिन अब उन्हें उनके घर जाना है तो जाने के लिए आजकल इतनी महंगाई है तो वो रक्शे, टैक्सी और वो सारी चीजों में उबर करके करीम करके जाएंगी। उससे बेहतर ये है कि वो अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी पे ना जाए छुट्टी वाले दिन। क्यों इकरा? लेकिन सिंपल सी बात है कि वही जैसे मैंने अभी कहा था कि दोनों को एक दूसरे को तो बचाती है ना, ऑब्वियसली पैसे भी बचाना और दोनों को ना एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। अगर खवातीन जो है जैसे सर ने कहा कि वो बातें ज्यादा करती हैं, ऑब्वियसली दोनों लेटरल्स, ब्रेन लेटरल्स में जब टॉकिंग एबिलिटी होगी तो बातें ज्यादा करेंगी। मर्द हजरात ऑब्वियसली वो उनका भी एक स्पेस है, जाहिर बात है वो ऑफिस होता है, सब कुछ होता है, एंड दे हैव दैट फ्रीडम, उन्हें होना चाहिए कि वो बैठें। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को जो है ना वो एक दूसरे से ये चीज़ करनी चाहिए, समझनी चाहिए कि अगर उनकी छुट्टी है तो आप स्पेस दें, उनकी छुट्टी है तो उन्हें स्पेस देनी चाहिए, और दोनों एक दूसरे के राइट्स के ऊपर बात करें। ठीक है, अगर दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो एक तरीके से बांटी हुई है दोनों ने, तो फिर ना ख़वातीन को शिकायत होगी कि ये दोस्तों में बैठ जाते हैं, ना मर्द हज़रात को शिकायत होगी ये फ़ोन पे बातें करते हैं। भाई आप जिस तरीके से फॉर एग्जांपल जिस दिन बेगम मैके जा रही है आप उस दिन दोस्तों के साथ टाइम रख लें। आप फोन पे बातें तब करें जब आपके मियाँ ऑफिस में हो, या ऐसे टाइम के जब वो टीवी देख रहे हो या कोई और एक्टिविटी में मसरूफ हो, आप उस वक्त बातें कर सकती हैं। तो दोनों इक्वल एक दूसरे को टाइम कब दे रहे हैं तो ये छुट्टी वाला मसला ही खत्म हो जाएगा कि हमें छुट्टी नहीं मिल रही। आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करनी है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि देखिए एडजस्टमेंट इशूज हर जगह होते हैं। भाई अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये सारी चीजें डिवाइड हो जाए तो ये झगड़ा ही नहीं होना। मसला तो ये है कि ये एक नेचुरल चीज है कि ये क्योंकि उस घर में नहीं होगा, उस घर में नहीं होगा जहाँ पर ये सब कुछ होता है। क्योंकि ज़ाहिर है प्रैक्टिकल वुमेन होने के साथ मुझे बहुत सी फैमिलीज में देखना हो, तो ये अगर जहाँ पे समझा जा रहा होता है ना वहाँ ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। सही, जहाँ इस चीज को अपनी अना का मसला बना के रोजमर्रा के काम अलग अलग रोजाना डिसाइड नहीं कर सकते ना, तो ये जहाँ अना का मसला बनाया जाता है ना वहाँ ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये बिल्कुल गलत है। दोनों को छुट्टी का मिलना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं एक फैमिली की बात कर रही हूँ, क्योंकि वही बात के एक बात जो मेरे दिमाग में कि जब आप अनमैरिड होते हैं तो आदमी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो ज़ाहिर वो लड़के पे भी जाता है। तो वो पेरेंट्स होते हैं ना, तो आपके ऊपर वो वाली जिम्मेदारी नहीं है। आप चाहे जॉब कर रहे हो या कुछ भी, आपको छुट्टी मिलती है क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब आप एज ए खुद पेरेंट के काम कर रहे होते हैं तो उसमें एक दूसरे के साथ दोनों को कोऑपरेट करके उस घर को लेके अच्छा चलना है। यहाँ पे तो सिंगल या मैरिड की अगर बात करें तो उसमें जो आपके भाई हैं जिनकी शादियां नहीं हुई होती वो भी यही शिकायत कर रहे होते हैं कि भाई हमारी बहनें जो है वो हमारे इतने काम कराती हैं, हमारी एक दिन छुट्टी का दिन है उस दिन भी कहती है भाई यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो। आपकी बहनें आपसे इतने काम करवाती हैं सर? नहीं, मेरी बहन तो कनाडा में है। अच्छा, नहीं बचपन में कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सही, मसरूफियात और भी रही, और मैं ज़्यादातर पढ़ने में रहा टेक्निकली, तो उसमें तो मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन आपने दुरुस्त बात की, और मैं बार बार ये बात कहने का दिल मन कर रहा है मेरे बात को, क्योंकि मैं अकेला हूँ इस वक्त। मैं बार बार कहूँगा, और आप तीन हैं, ये आप न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ, क्योंकि बहरहाल बराबर का है। अगर इनको आधा आधा भी मान लें तो फिर हम बराबर के हो गए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बड़ी खूबसूरत बात की मेरी बहन ने। मुझे वो लफ्ज़ तो नहीं मिल रहे जो इन्होंने खुद से अदा किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जिम्मेदारियों का एहसास, इदराक हो जाए और ये मान लिया जाए कि गाड़ी दोनों ने चलानी है, क्योंकि कश्ती में सुराख कोई भी करे डूबते सब। सही, ख़ानदान में और रिश्तों में भी ये होता है। मर्द का लफ्ज़ जो है, उर्दू का लफ्ज़, अगर उसी की तशरीह कर दी जाए तो मेरे ख्याल से मौजूद समझ में आ जाता है। जिस लफ्ज़ में पहले मर लिखा हो ना, उसको बार बार मरना पड़ता है मर्द बनने के लिए। बुरा मत मानिएगा, मैं कोई फ़लसफ़े की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन अगर मीम का आप मीम हटा भी दें तो भी रद्द हो जाता है, उसको बार बार रद्द किया जाता है, तब वो मर्द बनता है। अगर छुट्टी का लफ्ज़ आप ले लें तो ये मर्द की तौहीन है, मर्द की छुट्टी नहीं होती, क्योंकि वो उसको तौहीन समझता है। एक मर्द ही जब होता है जब वो लड़ता है, उसको ही मर्द कहते हैं ना, भाई मर्द है, क्या बात है। अगर वो ना लड़े तो फिर वो मर्द कहाँ रहा।
लिहाजा मर्द को तौहीन लगती है छुट्टी होना। वो छुट्टी वाले दिन भी वो काम करता है जो रुके होते हैं, वो छुट्टी वाले दिन भी मसरूफ़ रहने की कोशिश करता है। कम से कम ये तो करता है कि टूटी हुई चारपाई को जोड़ देता है, वो ये तो करता है टूटा हुआ बल्ब लगा देता है, वो इतना तो करता है कि जो स्विच टूटा होता है वो लगा लेता है। उसकी छुट्टी नहीं होती क्योंकि वो छुट्टी को अपनी तौहीन समझता है। चलिए लिहाजा ये जुमला ही गलत। इकरा, आप ज़रा कंक्लूड करें इस बात को। देखिए, मैं यही कहूँगी कि जब शादी होती है या शादी नहीं भी होती तो हर जेंडर की ना अपनी एक कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। सही। और दोनों जेंडर्स को जो है अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से समझनी चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम लोग जो है ना एक जेंडर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर देते हैं, या तो कभी वो ख़वातीन के ऊपर कर देते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, या वो कभी मर्द हजरात पे कर देते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सही। हमें चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, हमें ये समझना चाहिए कि फैमिली सबने मिल के चलानी है, चाहे वो शादी से पहले की हो या शादी से बाद की हो। एडजस्टमेंट सबने करना है, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करके सबने करना है, एक दूसरे से एनर्जी मिलाने की कोशिश करनी है। बेशक देयर आर डिफरेंस बिटवीन देयर आइडियोलॉजीज़, देयर आर क्लैशेस बिटवीन देयर पर्सनालिटीज़, मगर स्टिल हमें अगर शुरू से इस चीज़ का सिखाया जाए कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मर्द को भी ये सिखाया जाए कि भाई आपने शादी से पहले शादी के बाद, वरना मर्द कैसे कहलाएंगे अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे। और ख़वातीन को ये सिखाना चाहिए आप अगर घरदारी नहीं करेंगी तो आप खातून कैसे कहलाएंगी। सही। तो ये चीज़ अगर पहले से बचपन से अगर चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाए और उन्हें साइको एजुकेट कर दिया जाए तो मैं कहती हूँ मसला ही खत्म हो जाए। चलिए जी, मसला ही खत्म हो जाए, लेकिन हम कितनी भी बातें कर लें ये मसला ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये मसला आपकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग का ही है, जो आप हर हफ्ते से पहले जो है छुट्टी आने से पहले अपने घर में प्लान कर सकते हैं और फिर ये बता सकते हैं कि भाई कल मेरे ये प्लान्स हैं और जनाब आगे वाले दिनों में मेरे ये प्लान्स हैं। तो इकरा हमारे साथ मौजूद थी। इकरा, आपका बेहद शुक्रिया। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जी मर्दों की छुट्टी का दिन कौन सा होता है। और ये बड़ा कंप्लेन करते हैं कि एक दिन छुट्टी होती है लेकिन उस दिन भी घर में इतने सारे काम होते हैं, तो फिर इनकी छुट्टी का दिन कौन सा होता है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरवर सईद ने, वर्किंग वुमेन है और योगी वजाहत वेलनेस ट्रेनर है। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अच्छा जी, ये बताएं कि ये वाकई ये जो मर्द कंप्लेन करते हैं इतनी कि जी हमें तो एक दिन छुट्टी का मिलता है, उसमें भी घर वाले 10 काम निकाल के बैठ जाते हैं, तो ये कंप्लेंट ठीक है या नहीं? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। वो क्यों कि औरत भी तो ये कहे कि उसकी छुट्टी का दिन कौन सा है। सही बात है। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है अगर वर्किंग वूमेन भी हैं या हाउसवाइफ भी हैं तो जिस दिन छुट्टी है अगर वो बाहर के कुछ काम कह रही हैं जेंट्स हजरात से, तो घर में तो वो खुद भी वर्किंग कर रही हैं, तो आखिर उनकी भी छुट्टी का कोई दिन नहीं है। हाँ, मर्दों को तो फिर भी मिल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि छुट्टी का दिन वो कहते हैं सो के गुजारेंगे, और उनके साथ ख़वातीन बहुत कोऑपरेट भी करती हैं कि ग्रॉसरी वगैरह खुद ही कर लेती हैं या चीज़ें। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो मर्द हजरात को ही करने हैं। लेकिन देखिए, मेरे प्रोड्यूसर साहब भी ये कह रहे हैं कि भाई ये कौन से मर्द हजरात है जो सो के छुट्टी का दिन गुजारते हैं। ये तो चाहते हैं कि बस फैमिली को घर पे छोड़ें और ये बाहर दोस्तों के साथ कहीं निकल जाएं, आज़ाद हो जाएं, बिल्कुल जाके ना घर ही ना वापस आएं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं यही कह रही हूँ कि अब तो यही है ना कि हमें तो ये काम है, ये तो छुट्टी का दिन मेरे ख्याल से औरत को नहीं मिलता। लेकिन जो ख़वातीन होती हैं वो उनका ये होता है कि वो यूजुअली के हर घर में ये होता है कि जी जब हमारे भाई की छुट्टी होगी, जिस दिन हमारे जो है ना वो शौहर की छुट्टी होगी, जिस दिन हमारे फादर की छुट्टी होगी, उस दिन हमने ना ये सारे काम उनको बताने। और वो छोटे छोटे जो काम होते हैं ना घर के डोमेस्टिक के, जी प्लम्बर का काम होगा, पानी नहीं आ रहा, गैस के मसले, 10 मसले, वो भी वो लोग निकाल के रखते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर वो ये कहते हैं कि जी ये इतने सारे मसले निकाल लेते हैं, एक दिन की हमारी छुट्टी होती है, उसमें भी हम ये काम करें, उसमें भी जाके शॉपिंग कराएं। ये थोड़ा सा बताएं आप, तो ये किस हद तक वो ठीक है? कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि उन्हें भी छुट्टी मिलनी चाहिए। सही। लेकिन कुछ ऐसी चीजें कि जो उन्हीं से ही काम होने, तो ज़ाहिर है उसमें फिर इंसान क्या करे, लेकिन होना चाहिए। लेकिन मैम फिर घर के काम भी तो ये होता है ना कि घर के काम कौन करेगा? वही कह रही हूँ कि वो जब नहीं करने तो जाहिर सी बात है कि उन्हें फिर लाजमी करना पड़ेगा। सही। तो उसको ये ना समझें कि कोई उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो ये समझें कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें उन्हें ये करना है। तो घर के लिए तो ये है कि जब आप अपनी फैमिली को लेके चल रहे होते हैं तो ये ध्यान से निकालना चाहिए कि कोई छुट्टी का दिन होगा, क्योंकि काम तो कहीं ना कहीं ज़रूर घर के निकलते ही हैं और करने पड़ते हैं। सही, बिल्कुल। चलिए जी, योगी वजाहत आप बताइएगा कि कैसे आप मैनेज करते हैं, और बाकी आप बताएं आपकी छुट्टी का दिन कौन सा है, आपके घर में क्या होता है, इस पे कोई मसले होते हैं, झगड़े होते हैं, आप कहते हैं आज मेरी छुट्टी है और आज काम निकाल लिए सारे?
कुछ आलमी मसाइल होते हैं, अच्छा, उनमें से एक मसला ये भी है। तो ये कौन सा घर है जिससे नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ बरसबील मज़ा एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आपके प्रोग्राम में एक मर्द बैठा हो और दो ख़वातीन बैठी हो और टॉपिक मर्दों का हो, तो नाइंसाफ़ी तो यही नज़र आती है। नहीं ना, और नाइंसाफ़ी बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई चाय पी रहा हो और शरबत पे गुफ्तगू करे। सही। मर्द से पूछें कि मर्द के गम क्या है। सही, हाँ, आप अपने गम बताएं, गम क्या है मर्दों के? बीबी, बात यह है बेटा कि फ़र्द से मर्द बनने का अमल जो है ना, वो एक बहुत तकलीफ दे अमल है। सही। इसको सिर्फ इस ख्याल से ना लीजिए, एक फ़र्द है। छुट्टी कहते हैं किसको है? छुट्टी कहते हैं एक ऐसे लम्हे को जहाँ पे आप इंजॉय करें। सही। जिसमें आप इंजॉय करें। छुट्टी का मतलब ये तो नहीं होता कि मैं रुक जाऊं, फ्रीज हो जाऊं या सोता रहूं। सोना भी तो एक अमल है ना, उसमें मजा आ रहा है, तो छुट्टी एंजॉय हो रही है। वरना आप गाड़ी चलाते हुए भी सो सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हुए भी सो सकते हैं। बिल्कुल, एक्सीडेंट इसी से होता है। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए भी सो सकती हैं, सो सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। हर वो अमल जिसमें इंजॉय करते हैं वो छुट्टी होती है। अगर मैं इसको इस तरह लूँ कि खातून को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, वो कभी भी उन पर बोझ नहीं लगेगा। लेकिन खातून को मेहमानों के लिए खाना बनाना या ससुराल के खाना बनाना उतना अच्छा नहीं लगता। एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, आप खुद ही समझ आइए कि मर्द की छुट्टी कब होती है। जब खातून की छुट्टी होती है तो कहती है मैं अपने घर जाऊँगी, अपने वापा के घर जाऊँगी, मेरे बच्चों की छुट्टियाँ हो गई तो कुछ दिन में जरा अपने बाबा के घर जा रही हूँ। मुझे बताइए कोई मर्द गया आज तक अपने बाबा के घर? सही। वो तो खुद बाबा होता है। जो खवातीन है वो जब छुट्टी पे जाती हैं, जब छुट्टी वाले दिन वो अपनी बहन के घर जाती हैं, वो उनकी छुट्टी का दिन है, भाई के यहाँ, अम्मा के यहाँ, सबके यहाँ जाती हैं, वो तो उनकी छुट्टी का दिन है। आप बताएं, ये जरा काउंटर करें। नहीं तो लेकिन मैं इसको बिल्कुल करूंगी कि जो मर्द हजरात बाहर गैदरिंग करते हैं, अपने फ्रेंड्स में जाते हैं, रातों की भी उनकी जो है कमिटमेंट्स होती हैं, वो औरतें तो नहीं करती। आपने कभी सुना कि औरत उठ के जा रही है कि मैं अपनी फैमिली के दोस्तों के साथ रात में जा रही हूँ और हम ये नहीं, लेकिन ये तो हम 1 या 2% लोगों की बात कर रहे हैं ना। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम एक जनरल ओवरऑल बात कर रहे हैं ना कि भाई जो खवातीन है वो तो चली जाती हैं छुट्टी वाले दिन। मैं क्योंकि भाई दोनों तरफ से दोनों की बात रख रही हूँ, क्योंकि सर यहाँ बैठे हुए, उन्होंने कहा अब दो आप लोग बैठे हुए लेडीज और मैं एक, आप तो न्यूट्रल इसलिए मैं न्यूट्रल हूँ। मुझे है ना, बात तो हमारी हो रही है, तो उसके हवाले से ये है जब ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा ना तो आप इस प्रोग्राम का तज्जिया कीजिएगा। इसमें कितनी देर मर्द ने बोला है, कितनी देर खवातीन ने बोला, आपको खुद पता चल जाएगा कि असल में आप कितनी संजीदा हैं इस मौजू पे बात करने के लिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि छुट्टी और ये आपकी अपने ऊपर है कि आप किस तरह से अपने लिए कंफर्ट जोन उसमें से निकाल सकते हैं। जिस तरह सर ने बोला ना कि छुट्टी वो है कि जिस टाइम आप इंजॉय अपनी लाइफ को कर रहे हो, तो वो आपके अपने ऊपर है। और मैं ये कहूँगी कि दोनों की जिम्मेदारियाँ बराबर हैं, लेकिन उसमें से आप अगर अपने लिए कुछ टाइम निकाल रहे हैं तो ये अच्छा है। अच्छा, लेकिन चले आप बताएं, आपको क्या क्या शिकायतें हैं कि छुट्टी वाले दिन आप किस तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि घर वाले आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, आपसे कोई काम ना कहें, वो पूरा हफ्ता वेट करते हैं आपका, लेकिन आप लोगों की तरफ से होता है आज तो हमारी छुट्टी का दिन है? नहीं, हमारी छुट्टी का दिन कोई नहीं। अच्छा, कोई दिन नहीं होता। सही। ये जिन लोगों को छुट्टी मनाने का शौक़ होता है वो उन्होंने उड़ा दिए कहीं से कि मर्दों की भी छुट्टी होती है। मर्दों की कोई छुट्टी नहीं होती। उसकी मर्द की छुट्टी सिर्फ मौत के दिन होती है, जब वो मरता है उस दिन उसको छुट्टी मिलती है तमाम कामों से। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं कि मैंने यहाँ आने के लिए कोई लफ्ज़ ढूंढ लिए, मैं तो बहुत दुखी हूँ, लेकिन ना जाने क्यों जुमला ये कहने को दिल करता है और अचानक मेरे जहन में आ रहा है कि इस दौर में मर्द होना आसान नहीं होता। सही। जब दर्द आपको हो फिर भी ना रोना आसान नहीं होता। चलिए जी, आप क्या मैसेज देंगे? आप मैं तो मैसेज ये दूंगी कि मेरे हिसाब से दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां बराबर हैं, काम डिफरेंट है, लेकिन जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं, चलें इस पर आ जाए। चलिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मर्द और औरत जो है दोनों को मिलजुल कर चलना चाहिए और ये जो छुट्टी के दिन का झगड़ा है ना, इसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। मैम सरवत और योगी वजाहत हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और आज का जो टॉपिक था ना वो वाकई फाइंडिंग्स हैं, कंक्लूजन्स के ऊपर है कि भाई ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो ना ख़त्म होने वाले टॉपिक हैं, इसके ऊपर बातें चलती जाएंगी और आप जितना बात करेंगे शायद उतना कम पड़ जाए, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आपके जो घर के छोटे छोटे मसले हैं ना वो हम सुलझा दें। तो आज आप जान गए होंगे कि जब आपकी छुट्टी हो तो आपने मिलजुल
मिलकर काम करना है और एक दूसरे पर काम का बोझ नहीं डालना, क्योंकि औरतें भी जब छुट्टी होती है, औरतों की भी तो वो ज़ाहिर है उनकी छुट्टी का दिन वही होता है जिस दिन हम लोग जाते हैं नानी के, खाला के, जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पर, लेकिन अपने घर के जो मर्द हजरात हैं ना उनको भी फैसिलिटेट करें, उनको भी थोड़ा सा स्पेस दे दें। तो शो का टाइम एंड अप हो गया है और कल फिर आएंगे नई टॉप स्टोरीज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।